लियो ने दूसरा पृष्ठ पलटा और लेखक की चर्चा एक अधिक जटिल विषय की ओर मुड़ गई, जिसमें 6 महान कुलों की संरचना का विश्लेषण किया गया था। 6 महान कुलों के भीतर कई शाखा परिवार हैं, और चूंकि ये कुल हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, इसलिए आधुनिक समय में शाखाओं की संख्या बिल्कुल हास्यास्पद है। उदाहरण के लिए सु कुल को ही लीजिए। अकेले इसके 120 से ज्यादा शाखा परिवार हैं। और हालांकि उनमें से हर एक का एक ही प्रतिष्ठित उपनाम है, इसका मतलब यह नहीं कि वे सार्वभौमिक मंच पर समान स्तर की शक्ति या प्रभाव साझा करते हैं। मोटे तौर पर कहें तो कुलों का समर्थन करने वाले देवताओं के प्रत्यक्ष वंशजों को ही मुख्य शाखा के सदस्य माना जाता है, जो अपने वंश के सच्चे युवा स्वामी और मालकिन होते हैं, जबकि बाकी लोग अधिक से अधिक प्रसिद्ध नाम पर सवार महिमामंडित राजनयिक होते हैं। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक सच्चे मुख्य शाखा वंशज को सार्वभौमिक सरकारी मेजर के समान ही सम्मान प्राप्त होता है। वहीं शाखा परिवार के सदस्यों का प्रभाव अधिक से अधिक लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, कमजोर रंगरूटों को धकेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली, लेकिन वास्तविक अधिकार के सामने शक्तिहीन। ऐसा कहा जाता है कि खाली बर्तन सबसे अधिक आवाज करते हैं, और प्रत्यक्ष वंशज नहीं, बल्कि शाखा परिवार के सदस्य ही प्रायः सबसे अधिक अहंकारी और अधिकार संपन्न होते हैं। अपनी मुख्य शाखा के चचेरे भाइयों जैसी ताकत न होने के कारण वे अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपने उपनाम पर निर्भर रहते हैं, कमजोर लोगों को डराना, कृपालु बनाना तथा जहां भी जाते हैं वहां उपद्रव मचाना। यदि आप लेफ्टिनेंट से नीचे के पद पर भर्ती हैं तो उनसे टकराव से बचें। लेकिन यदि आप लेफ्टिनेंट या उससे उच्च पद पर हो तो वे आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें उनकी जगह पर रखकर आनंद लें। पुस्तक में बताया गया है। इस पृष्ठ को पढ़ते हुए लियो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यद्यपि वे इस पुस्तक के लेखक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें उनका व्यक्तित्व और चीजों को समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। जिस प्रकार धर्मी गठबंधन के पास अपने युवा स्वामी हैं, महान कुलों के उत्तराधिकारी, उसी प्रकार दुष्ट पंथ के पास भी अपने समकक्ष हैं। लेकिन यंग मास्टर्स के विपरीत, जिनकी स्थिति रक्त वंश के आधार पर निर्धारित होती है, ईविल कल्ट अपनी उपाधि विशुद्ध रूप से क्षमता और शक्ति के आधार पर प्रदान करता है। वे उन्हें ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन कैंडिडेट वह व्यक्ति होता है जो असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करता है तथा टाइमलेस एसेसिन द्वारा छोड़ी गई तकनीकों को सीखने की क्षमता रखता है। हालांकि ड्रैगन उम्मीदवार के चयन के लिए सटीक मानदंड एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ये ज्ञात है कि इतिहास में प्रत्येक उम्मीदवार एक चलती फिरती आपदा रहा है। जिस क्षण किसी व्यक्ति की पहचान ड्रैगन उम्मीदवार के रूप में हो जाती है, वह ब्रह्मांड में सर्वाधिक वांछित व्यक्ति बन जाता है तथा दुष्ट पंथ के अपने भगवान के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है। ड्रैगन उम्मीदवार का शिकार करना और उसे खत्म करना एक प्रतिष्ठित सैन्य उपलब्धि मानी जाती है, जो अक्सर सार्वभौमिक सरकार के भीतर एक अधिकारी के करियर को तेजी से आगे बढ़ाती है। जैसा कि कहा गया है, जब तक आप कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी ड्रैगन उम्मीदवार से कभी भी मुकाबला न करें, क्योंकि सभी ड्रैगन उम्मीदवार ब्रह्मांड के सबसे अधिक भयभीत योद्धाओं में से हैं। पुस्तक में बताया गया है कि लियो ने स्पंज की तरह इस सारी जानकारी को सोख लिया। ड्रैगन उम्मीदवार और दुष्ट पंथ एक और संगठन था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और उनके बारे में कुछ और संदर्भ प्राप्त करना अकादमी के बारे में भविष्य की बातचीत में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण लगा। इसके साथ ही हम सार्वभौमिक शक्ति संरचना के संबंध में सभी बातों को शामिल कर लेते हैं। अब समझाने के लिए केवल एक ही चीज बची है, योद्धा की क्षमता, लेखक ने लिखा, क्योंकि वह पूरी तरह से एक नए विषय पर चले गए। इस ब्रह्मांड में हर कोई समान रूप से पैदा नहीं होता है, और आपकी आनुवंशिक क्षमता इस बात में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि आप एक योद्धा के रूप में कितनी प्रगति कर सकते हैं। ब्रह्मांड की लगभग 85% आबादी में इतनी प्रतिभा भी नहीं है कि वे किसी दिन मास्टर योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, जबकि 3000 मास्टर योद्धाओं में से केवल एक ही ग्रैंड मास्टर बन पाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप मास्टर योद्धा क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप पहले से ही सार्वभौमिक जनसंख्या के शीर्ष 15% में शामिल हो जाते हैं, जबकि यदि आप ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप पहले से ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि के निकट पहुंच जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकांश सार्वभौमिक सरकारी सुविधाओं में आनुवंशिक परीक्षण निःशुल्क है, तथा आपकी योग्यता के आधार पर आपको निजी संघों, भाड़े के समूहों या महान कुलों द्वारा भर्ती किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले अधिकारी को हमेशा कम क्षमता वाले अधिकारी की तुलना में पदोन्नति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, और इसलिए यदि आप कभी भी अपने से अधिक प्रतिभाशाली किसी कनिष्ठ अधिकारी के साथ हों, तो उनके प्रति दयालु रहें, क्योंकि वे किसी दिन निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएंगे, लेखक ने समझाया, जबकि लियो ने अत्यंत रुचि के साथ जानकारी को आत्मसात किया। यद्यपि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी आनुवंशिक क्षमता कैसी है, फिर भी इसके इर्द गिर्द की राजनीति को समझना महत्वपूर्ण था। एक नौसिखिए अधिकारी के रूप में मैंने अपने डीएनए को बिल्ली के डीएनए के साथ मिलाकर उसे बदलने की गलती की थी। रात में देखने की क्षमता मेरी कमजोरियों में से एक थी, इसलिए मैंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीरम लगवा लिया।
हालांकि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आनुवंशिक संशोधन को स्वीकार करके मैंने कुछ अल्पकालिक लाभों के लिए एक असाधारण योद्धा बनने की अपनी क्षमता का त्याग कर दिया, और यह एक ऐसा निर्णय है जिसका मुझे आज तक बहुत पछतावा है। इसलिए मेरी पुस्तक पढ़ने वाले सभी नौसिखियों को मैं चेतावनी देता हूं कि वे मेरी तरह गलती न करें और अपने प्राकृतिक डीएनए को शुद्ध रखें। पशु संवर्धन, यद्यपि कम शक्ति स्तर पर आपकी शक्ति की कमी को दूर करने का एक आसान उपाय प्रतीत होता है, लेकिन ये दीर्घकाल में अधिक शक्तिशाली बनने का एक घटिया तरीका है, तथा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यह आपको बाधित करेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें, लेकिन अंततः चुनाव आपका है, लेखक ने कहा, जबकि लियो ने चेतावनी पर अपनी भौहें उठाई। ये याद करते हुए कि अकादमी प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों में से लगभग 50% को किसी न किसी रूप में बीज संवर्धन से गुजरना पड़ा था, लियो को इस अवलोकन की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। हालांकि चूंकि लेखक के पास अपनी पुस्तक में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था और वह एक ईमानदार व्यक्ति प्रतीत होता था, इसलिए लियो ने अभी के लिए उसकी सलाह को स्वीकार करने का निर्णय लिया, यद्यपि उसे संदेह की एक किरण के साथ ऐसा करने का निर्णय लिया। तारांकन डिंग। अचानक पुस्तकालय में एक तेज आवाज गूंजी, जिसने लियो के विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया, तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की आवाज खामोश दीवारों के पार गूंज उठी। ठीक है, आज का पढ़ने का समय समाप्त हो गया है, तुरंत परिसर खाली कर दो, उसने अपनी पुरानी भारी आवाज में कहा, जैसे ही पुस्तकालय में एकत्रित सभी छात्रों ने अपनी पुस्तकें बंद की और तुरंत परिसर खाली करने लगे। क्लिक क्लिक क्लिक। पॉलिश किए हुए जूतों के टाइल से टकराने की तेज आवाज प्रशिक्षक के क्वार्टर के मंद रोशनी वाले गलियारों में गूंज रही थी। एक महिला हॉल में नपे तुले इरादे के साथ चली गई, उसकी छाती पर नाम टैग पर लेफ्टिनेंट मुयानफे लिखा था। यदि लियो उसे अभी देख ले तो वह उसे तुरंत पहचान लेगा। वह वही प्रशिक्षक थी जिसने सुबह की ओरिएंटेशन का नेतृत्व किया था और उसे नोट दिया था। आखिरकार उसके छोटे काले बाल, जैतून की त्वचा और सख्त भूरी आंखें अचूक थीं। जैसे ही वह अपने निजी कमरे के स्थान पर पहुंची, वह रुक गई, जल्दी से अपने कंधे पर नजर डाली और किसी भी खतरे के लिए गलियारे को साफ किया, डर से नहीं बल्कि पूरी तरह से आदत के कारण। हालांकि कुछ न देख पाने पर उसने दरवाजे पर लगे बायोमेट्रिक स्कैनर पर अपनी हथेली दबाई और धीरे से दरवाजा खोल दिया। तारांकन बीप। इसके बाद एक हल्की सी बीप की आवाज आई, जो सफलतापूर्वक अनलॉक होने का संकेत थी, तथा उसके कमरे का भारी धातु का दरवाजा खुलते ही विस्फोटन की फुफकार भी जारी रही। हॉल के सभी कमरों में से केवल उसी के कमरे में ऐसी सुरक्षा प्रणाली थी, क्योंकि वह अकेली थी जिसने इसे विशेष रूप से स्थापित करने के लिए भुगतान किया था। अंदर कदम रखते ही उसने अपने पीछे ताले बंद कर दिए और नियंत्रण पैनल पर तेजी से थपथपाते हुए कमरे को सुरक्षित कर दिया। तभी उसकी कठोर मुद्रा थोड़ी ढीली हुई। सबसे पहले उसके जूते उतारे गए, जिन्हें प्रवेश द्वार के पास करीने से रखा गया, जबकि उसके बाद उसकी वर्दी का कॉलर बटन उतारा गया, जिसे उसने दीवार पर लगे दर्पण के पास जाते समय खोला। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने नकली चेहरे का अध्ययन किया। वर्तमान में वह अत्यंत शांत, संयमित और हर तरह से अनुशासित प्रशिक्षक लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ सिर पर उठाए, उसका मुखौटा गिरने लगा। सबसे पहले उसकी गहरे काले रंग की विग उतरी, जिससे उसके लंबे, लहराते लाल बाल दिखाई देने लगे, जो उसकी पीठ पर मुलायम, अनियंत्रित लहरों में लहरा रहे थे। इसके बाद उसकी उंगलियों ने उसकी त्वचा को ढकने वाले कृत्रिम मास्क को छुआ, कुछ ही बार के स्पर्श से उसकी जैतूनी त्वचा पिघल गई, तथा उसके नीचे चिकनी गेहुए रंग की त्वचा दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने एक बार पलकें झपकाई, उसने अपने पहने हुए 2 कॉन्टैक्ट लेंसों में से एक को बाहर निकाला, जिससे उसकी गहरी भूरी आंखें गायब हो गईं, और उनकी जगह एक ठंडी, तीखी ग्रे आंख ने ले ली, और फिर उसने दूसरी आंख के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई। उसका रूपांतरण अब पूर्ण हो चुका था। वह महिला जिसे अकादमी जानती थी, गया, और उसके स्थान पर मू फैन खड़ा हुआ, मू कबीले का शाखा परिवार प्रमुख। एक महिला जिसका दुष्टपंथ से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था, फिर भी वह वास्तव में उसके सबसे समर्पित समर्थकों में से एक थी। तारांकन सांस। म्यू फैन ने सांस छोड़ते हुए अपने कंधे हिलाए, और उसकी अभिव्यक्ति गणनात्मक अधिकार से कहीं अधिक स्वाभाविक, कहीं अधिक खतरनाक में बदल गई। फिर तेजी से चलते हुए वह अपने कमरे की दूर वाली दीवार की ओर बढ़ी, जहां एक साधारण लकड़ी का पैनल सतह के भीतर धंसा हुआ था। अपनी कलाई के एक सटीक झटके से उसने अपनी उंगलियों को उसके किनारे पर उकेरे गए एक विशिष्ट रून पर दबाया। पैनल में हल्की सी धड़कन हुई, फिर वह खुल गया, जिससे एक छिपा हुआ कोष्ठ दिखाई दिया, जिसमें जटिल रूनिक शिलालेख अंकित थे। अंदर एक सुरक्षात्मक आवरण के भीतर एक संचार क्रिस्टल रखा था, एक पारदर्शी काला पत्थर, जिसकी सतह पर धुंधली, स्पंदित लाल नसें थीं। म्यू फैन ने इसे सावधानी से उठाया, अपनी उंगलियों के बीच इसकी ठंडी सतह को घुमाया और फिर इसमें अपनी मन की एक बूंद डाल दी, जिससे संचार क्रिस्टल में चमक आ गई। क्रैकल। जब तक संचार स्थापित नहीं हो गया, तब तक क्रिस्टल पर एक हल्की स्थिर चटकने वाली आवाज गूंजती रही, लेकिन एक बार जब ये स्थापित हो गया, तो दूसरी तरफ से एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी। क्या हमारा लक्ष्य अकादमी में पहुंच गया?
उस आदमी ने पूछा। उसके शब्द तीखे, संक्षिप्त और सीधे थे। वहां कोई अभिवादन नहीं हुआ, कोई शुभेच्छाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, केवल सीधा व्यापार हुआ। उसने किया, म्यू फैन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज मधुर और संयमित थी। वह रुक गई। उसके मन में दिन भर में देखी गई हर बात घूम रही थी। वह सतर्क है। वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता है, अपनी सतर्कता आसानी से नहीं छोड़ता। वह बोलने से ज्यादा देखता है और लापरवाह नहीं है, म्यू फैन ने बताया, जबकि दूसरी तरफ बैठा आदमी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। और उसका स्वभाव? उसने पूछा। म्यू फैन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये तो है, कम से कम इसकी नींव तो है। वह आसानी से भरोसा नहीं करता और सोची समझी सावधानी से काम करता है। वह मूर्ख नहीं है, ये पक्का है, उसने कहा, और फिर एक तनावपूर्ण विराम आया। क्या उसमें ड्रैगन बनने की प्रतिभा है? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज और भी भारी हो गई, क्योंकि म्यू फैन ने सवाल सुनकर धीरे से सांस छोड़ी। ड्रैगन उम्मीदवार बनने के लिए केवल स्वभाव ही पर्याप्त नहीं था। एक ड्रैगन उम्मीदवार को और भी कुछ चाहिए था। उन्हें कालातीत हत्यारे की तकनीकों को मूर्त रूप देने के लिए कच्ची, अपरिष्कृत प्रतिभा की जरूरत थी, एक ऐसे योद्धा बनने की जो ब्रह्मांड के देवताओं में भी भय पैदा कर सके। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, उसने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। हम। दूसरी ओर से धीमी गुनगुनाहट की आवाज आई, लेकिन उस आदमी ने चुप रहना ही उचित समझा, मानो वह अपने शब्दों पर विचार कर रहा हो। तो फिर हम कल योग्यता परीक्षण के बाद देखेंगे। मुझे बताते रहना, उसने संपर्क समाप्त करने से पहले कहा। क्रिस्टल मंद पड़ गया, उसकी स्पंदित लाल नसें लुप्त हो गईं। म्यू फैन ने उसे धीरे से नीचे उतारा। उसकी पकड़ कुछ क्षण के लिए ही रही, फिर उसने उसे वापस उसके छिपे हुए डिब्बे में रख दिया। उसकी उंगलियों के अंतिम दबाव के साथ पैनल बंद हो गया, जिससे अभी अभी जो कुछ हुआ था उसका कोई भी निशान छिप गया। वह एक क्षण के लिए चुपचाप खड़ी रही, उसकी ग्रे आंखें अस्पष्ट थीं। कल सत्य का क्षण होगा। कल वह पता लगाएगी कि क्या लियो स्काइशर ही वह ड्रैगन था जिसकी उन्हें जरूरत थी, या फिर एक और निराशा। लियो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था, उसका दिमाग विचारों की उलझन से भरा हुआ था। वह पूरी रात नहीं सोया था, एक पल के लिए भी नहीं। अनिश्चितता के बोझ ने उसे पूरी रात जगाए रखा, क्योंकि चाहे उसने इसे तर्कसंगत बनाने की कितनी भी कोशिश की, आगामी योग्यता परीक्षा उसके दिमाग में घर कर गई। योग्यता परीक्षण महत्वपूर्ण था, और पुस्तकालय से लौटते समय एक वरिष्ठ के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत के आधार पर यह परीक्षण और पृष्ठभूमि जांच दोनों का मिश्रण था। परीक्षण का मनोवैज्ञानिक चरण, यद्यपि एक साधारण मूल्यांकन के रूप में प्रच्छन्न था, वास्तव में एक संपूर्ण पृष्ठभूमि जांच थी, और इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। क्या उसकी पृष्ठभूमि की जांच से कुछ गड़बड़ पता चलेगी? क्या परिणाम उनकी स्मृति हानि को उजागर करेंगे? क्या यह उसे एक विसंगति के रूप में चिन्हित करेगा? ये प्रश्न उसे परेशान कर रहे थे जब वह बिस्तर पर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें थकान से लाल हो रही थीं, फिर भी उसका शरीर अजीब तरह से सतर्क महसूस कर रहा था। मुझे शांत होने की जरूरत है, लियो ने सोचा, और गहरी सांस लेते हुए वह उठ बैठा, अपनी कनपट्टियों को रगड़ने लगा और अंत में अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर लटका लिया। बाहर अकादमी परिसर में पहले से ही हलचल मची हुई थी। वह ओरिएंटेशन हॉल की ओर जा रहे छात्रों की धीमी धीमी बातचीत सुन सकता था। दिन की गतिविधियां शुरू होने का समय हो गया था, और इसलिए बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसने अपनी वर्दी पकड़ी, उसे पहना और दरवाजे से बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। रोडोवा मिलिट्री अकादमी ओरिएंटेशन हॉल एप्टीट्यूड टेस्ट ब्रीफिंग। ओरिएंटेशन हॉल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें एक साथ हजारों छात्र बैठ सकते थे। और इस विशेष सुबह रंगरूटों की कतारें संगठित रूप से यहां खड़ी थीं, उनके हाव भाव आत्मविश्वासपूर्ण उत्साह से लेकर घबराहट भरी आशंका तक के थे। लियो ने स्वयं को कहीं बीच में खड़ा कर लिया और अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते हुए चुपचाप खड़ा रहा। भीड़ में उसे कुछ परिचित व्यक्ति दिखाई दिए। सू यांग, जो अभी भी अहंकार से भरा हुआ था, अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, और कुछ अन्य लोग जो कैंटीन में उसके चारों ओर बैठे थे। मजेदार बात यह थी कि कैंटीन की पूरी मेज पर लोग एक साथ खड़े थे और एक दूसरे से उत्साह से फुसफुसा रहे थे, मानो वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। लेकिन इससे पहले कि कोई लंबी बातचीत हो सके, धमाका। जैसे ही प्रिंसिपल अल्रिक डेनहॉट हॉल के सामने भव्य मंच पर आए, वातावरण में भारी दबाव छा गया। एक आकर्षक सैन्य वर्दी पहने हुए सेवानिवृत्त यूनिवर्सल गवर्नमेंट जनरल के पास निर्विवाद अधिकार का भाव था, और जिस क्षण वह आगे बढ़े, सारी बड़बड़ाहट बंद हो गई। सभी को सुप्रभात, मैं सेवानिवृत्त जनरल अल्रिक डेनहॉट हूं, इस प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी का कार्यवाहक प्रिंसिपल। अल्रिक ने भीड़ के सामने अपना परिचय देते हुए कहा। आप सभी प्रवेश परीक्षा में सफल रहे हैं, जो सराहनीय है, हाँ, लेकिन इसे उपलब्धि समझने की भूल मत कीजिए। यह तो बस शुरुआत है। यहां तक पहुंचना कुछ भी नहीं है, यहां टिके रहना ही मायने रखता है, अल्रिक ने कहा, और पूरे कमरे में एक शांत तनाव छा गया। रोडोवा सैन्य अकादमी ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक है, एक ऐसी जगह जिसने इतिहास में कुछ महान योद्धाओं, रणनीतिकारों और हत्यारों को जन्म दिया है।
यहाँ आपको उन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी जिनके बारे में यूनिवर्सल आर्मी के अधिकांश सैनिक केवल सपने ही देख सकते हैं। ध्यान तकनीकें जिनके लिए सैकड़ों हजारों योग्यता अंक खर्च होते हैं, आनुवंशिक वृद्धि सीरम जो आपकी क्षमता के प्रक्षेपवक्र को बदल सकते हैं, और प्रशिक्षण व्यवस्थाएं जो आपको आपकी पूर्ण सीमाओं तक पहुंचा देंगी। वह रुका और उन शब्दों को अपने मन में उतरने दिया, उसके बाद उसकी आवाज तीखी हो गई। लेकिन ये समझ लो, जो कुछ भी तुम यहाँ पाओगे वह अर्जित किया जाएगा। रोडोवा साधारण लोगों के लिए जगह नहीं है। हम कमजोरी बर्दाश्त नहीं करते और हम उन लोगों पर संसाधन बर्बाद नहीं करते जो उम्मीद नहीं दिखाते। उनके शब्दों में भारीपन था, एक अव्यक्त चेतावनी थी। फिर विषय बदलते हुए वह उस वास्तविक कारण पर आ गए जिसके लिए वे आज यहाँ एकत्र हुए हैं। यही कारण है जिसके लिए आप सभी यहाँ आए हैं, योग्यता परीक्षा। एप्टीट्यूड टेस्ट 3 घटकों में विभाजित है और प्रत्येक घटक आपकी क्षमताओं के एक अलग पहलू का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ आपका प्रदर्शन आपके प्रशिक्षण पथ, आपको दिए गए ध्यान मैनुअल और यह निर्धारित करेगा कि आपको नियमित कक्षा में रखा जाएगा या विशिष्ट कक्षा में। एलीट क्लास का जिक्र होते ही भीड़ में उत्साह और तनाव की लहर फैल गई। यहाँ हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। एलीट क्लास के छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, सर्वोत्तम संसाधन और शक्ति प्राप्त करने का सबसे तेज रास्ता मिला। अभिजात वर्ग में स्थान पाना एक बड़ी बात थी, क्योंकि यह सिद्ध तथ्य था कि आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग आपके योद्धा बनने में बड़ी भूमिका निभाते थे। परीक्षण इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम आपकी शारीरिक विशेषताओं का आकलन करेंगे। इसमें आपकी असली ताकत, गति, सहनशक्ति, सजगता और स्वाभाविक युद्ध प्रवृत्ति शामिल है। यह परीक्षा आपके वर्तमान प्रशिक्षण स्तर के बारे में नहीं है, यह आपकी बुनियादी शारीरिक क्षमता के बारे में है। अल्रिक ने रंगरूटों की भीड़ को देखते हुए कहा, यदि आपकी नींव कमजोर है तो आपका भविष्य भी कमजोर होगा। बयान तीखा था, ठंडा, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है। दूसरा परीक्षण आपके मनोविज्ञान का मूल्यांकन करता है, आपकी मानसिक दृढ़ता, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी अनुकूलनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी मौलिक प्रकृति। उनके शब्दों से कई रंगरूटों की रीढ़ में ठंडी सी ठंडक दौड़ गई। यहाँ रोडोवा में हम सिर्फ योद्धाओं को ही प्रशिक्षित नहीं करते, हम नेताओं को भी प्रशिक्षित करते हैं। आप में से जो हिचकिचाते हैं, जो डगमगाते हैं, जो शंकालु हैं, उन्हें उनकी पहचान दी जाएगी। कमजोर, और इस अकादमी में कमजोरी बर्दाश्त नहीं की जाती। लियो की उंगलियां थोड़ी सी हिल गईं। यह कोई साधारण अकादमी नहीं थी। यह भविष्य के सेना प्रमुखों और जनरलों को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई एक मशीन थी। एक ऐसा स्थान जहां संदेह और अनिर्णय एक दायित्व था। अंत में आपकी आनुवंशिक क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा। इससे यह तय होगा कि आप वास्तविक रूप से कितनी दूर तक जा सकते हैं और कौन से तरीके आपके विकास को अधिकतम करेंगे। आप में से कुछ लोगों में दुर्लभ आनुवंशिक चिन्ह हो सकते हैं, ऐसे गुण जो आपको अद्वितीय बनाते हैं। दूसरों में बढ़ाने लायक बहुत कम गुण हो सकते हैं। अल्रिक ने कठोर और उदासीन स्वर में कहा, तीनों श्रेणियों में आपके अंक दर्ज किए जाएंगे और उनका विश्लेषण किया जाएगा। आपकी नियुक्ति आपके समग्र प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। आप में से जो लोग एलीट क्लास में शामिल होना चाहते हैं, वे जान ले कि केवल सर्वोच्च रैंक वाले ही योग्य होंगे। जैसे ही अल्रिक ने परीक्षण का परिचय देना समाप्त किया, कमरे में तनाव की स्पष्ट भावना छा गई। कुछ लोगों के लिए यह एक अवसर था, दूसरों के लिए यह संभावित मौत की सजा थी। यद्यपि सभी लोग अकादमी में प्रवेश पा चुके थे, परंतु केवल कुछ ही लोग एलीट क्लास में पहुंच पाए। आपका परीक्षण बैचों में होगा। जब आपका नाम पुकारा जाए तो निर्धारित क्षेत्र में जाएं, डेनहॉट ने कहा, और इसी के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। पीछे हटते हुए प्रधानाचार्य ने एक अन्य अकादमी प्रशिक्षक को माइक्रोफोन संभालने दिया तथा उन्होंने एक के बाद एक सभी भर्ती हुए लोगों के नाम पुकारने शुरू कर दिए। लियो का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने रंगरूटों के पहले समूह को आगे बढ़ते देखा। उनका नाम अभी तक नहीं पुकारा गया था, जिसका अर्थ था कि वे शारीरिक परीक्षण के लिए निर्धारित पहले बैच में नहीं थे। हालांकि जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पहले बैच के लिए नामों का खुलासा हुआ, तो वह मूल्यांकन के लिए तीसरे स्थान पर थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें सबसे पहले वह परीक्षण करना था जिससे उन्हें सबसे अधिक डर लगता था। लियो अपने बैच के साथियों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण कक्ष की ओर जाने वाले लंबे, अत्यधिक सुरक्षित गलियारे में चुपचाप चलता रहा। कोई भी नहीं बोला, इसलिए नहीं कि उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया था, बल्कि इसलिए कि कोई भी मूर्ख नहीं बनना चाहता था जो उस परीक्षा के लिए उत्साहित दिखे जो अकेले ही उनके भविष्य का फैसला कर सकती थी। दालान में कई सुरक्षा द्वार लगे हुए थे, जिनके मजबूत स्टील के फ्रेम ऊपर की ठंडी सफेद रोशनी में चमक रहे थे। एक साधारण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए यहाँ सुरक्षा की मात्रा जरूरत से ज्यादा लग रही थी, लेकिन अकादमी ने कोई जोखिम नहीं उठाया। आखिरकार ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह एक स्क्रीनिंग थी। जल्द ही वे गलियारे के अंत में पहुंच गए, जहां सामने भारी भरकम काले दोहरे दरवाजे दिखाई दे रहे थे। उसके बगल वाली दीवार पर धातु की कुर्सियों की एक कतार लगी थी, और बिना किसी निर्देश के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए।
एक एक करके रंगरूटों को परीक्षण कक्ष में बुलाया गया। प्रवेश द्वार पर खड़े एक गंभीर प्रशिक्षक ने प्रत्येक का नाम चिल्लाकर बताया, जबकि बाकी सभी चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे रहे। तारांकन 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 तारांकन। पहले तो पूरा हॉल अजीब तरह से शांत था। एकमात्र आवाजें छात्रों द्वारा कभी कभी अपनी सीटों पर हिलने, बेचैनी से फर्श पर अपने पैरों को पटकने या किसी के द्वारा अपनी अंगुलियों को जोर जोर से चटकाने से आ रही थी। फिर अंततः कोई ऐसा व्यक्ति बोला जिसके अंदर समझ से अधिक घबराहट थी। अरे, यह एक ऐसा परीक्षण है जिसे हम नकली नहीं बना सकते। एक दुबला पतला छोटा सा रंगरूट अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए तेजी से सांस छोड़ रहा था। उसके बगल में एक मांसल लड़का खड़ा था जिसके गाल पर एक मोटा निशान था और उसने सहमति में जीभ चटकाए। कोई बात नहीं। शारीरिक परीक्षण, आप उनके लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं। आनुवंशिक क्षमता, आप इसके साथ पैदा होते हैं। वह पीछे झुक गया, उसकी मुद्रा मनोवैज्ञानिक पूछताछ के लिए बहुत ढीली थी। लेकिन यह तो बस ये पता लगाने का एक बनावटी तरीका है कि तुम्हारे पास पागलों जैसा दिमाग है या कुतिया जैसी आत्मा। एक काले बालों वाली लड़की ने अपनी बाहें पार करते हुए उपहास किया। वे तुम्हें एक मशीन से जोड़ देते हैं, तुम्हें कुर्सी पर बिठा देते हैं और ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जिनके बारे में तुम झूठ नहीं बोल सकते। उसने अपनी गर्दन घुमाई, जुड़ों को चटकाते हुए। तुम कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा दिमाग कुछ और कह रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा। ये बकवास है, बस कट बुदबुदाया। ये कैसे जायज है? एक लड़का जिसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था हंसने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कश आवाज थी। जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है बेवकूफ, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या तुम्हें स्ममो नहीं मिला? लियो की नजर वक्ता की ओर गई और उसने तुरंत आनुवंशिक परिवर्तन को पहचान लिया। वह भर्ती किया गया व्यक्ति उन्नत नस्ल का था, किसी प्रकार का संकर सांप। बड़बड़ाहट जारी रही। फिर जाहिर है असली बेवकूफों ने बात करना शुरू कर दिया। एक रंगरूट जिसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे, वह ऐसा था मानो वह सोचता हो कि वह बाकी सभी से बेहतर है। उसने उपहास किया। सिर्फ एलीट क्लास में शामिल होना ही मायने रखता है। वह आगे झुककर मुस्कुराया। रेगुलर क्लास का कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता। यह तो मौत की सजा है। स्कार चीक ने घुरघुराते हुए कहा, हाँ, इस परीक्षा में फेल होने का भी कोई मतलब नहीं है बेवकूफ। वे तुम्हें गलत मानसिक प्रवृत्तियों के साथ पकड़ लेते हैं और तुम्हारा काम तमाम। टैटू वाला आदमी फिर से हंसा, अपना सिर हिलाते हुए। कल्पना कीजिए कि आप किसी बेवकूफी भरी बात पर अपनी जगह गंवा दें, जैसे कि दुष्टपंथ के प्रति सहानुभूति या अकादमी को जला देने की इच्छा। और तब टकराना। परीक्षा कक्ष के दरवाजे इतनी जोर से खुले कि सबसे घमंडी अभ्यर्थियों के भी सिर ऊपर उठ गए। दो प्रशिक्षक एक रंगरूट को बाहों से घसीटते हुए बाहर आ गए। वह आदमी बहुत ही टूटा हुआ लग रहा था। उसके होठों पर खून लगा हुआ था, उसका एक सामने का दांत गायब था और उसकी नाक एक ऐसे कोण पर मुड़ी हुई थी जो निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं था। छात्र कमजोरी से छटपटा रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसकी आंखें घबरा रही थी। यह एक गलती है, यह एक गलती है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज फट गई। प्रशिक्षकों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं दुष्टपंथ का समर्थक नहीं हूं, कसम से, मैं तो बस उत्सुक था। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि ड्रैगन उम्मीदवार अच्छे लगते हैं क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दुष्टपंथ पसंद है। हताश और उन्माद में डूबे हुए उसके शब्द धुंधले पड़ गए। रुको रुको, मैं दुष्टपंथ से जुड़ा नहीं हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उसने विनती की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। किसी को परवाह नहीं थी। दोनों प्रशिक्षकों ने उसे आगे की ओर खींचा और प्रतीक्षा कक्ष से बाहर घसीटते हुए ले गए, मानो वह कचरे का एक थैला हो। और कुछ क्षण तक कोई भी हिला तक नहीं। तब हंसी। टैटू वाले ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। अरे यार, क्या उसने अभी अभी ये बात जोर से कबूल की? स्कार चीक ने जोर से हंसते हुए कहा, एक दुष्टपंथी सिम्प रोडोवा में घुसने की कोशिश कर रहा है। कितना बेवकूफ है। बस कट ने सीटी बजाई। कल्पना करो कि किसी प्रशंसात्मक हरकत के लिए तुम्हारा चेहरा कुचल दिया जाए। ब्लोंडी आगे झुक गया, उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। आप जानते हैं, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वे हमारे सामने ही उसकी गर्दन तोड़ देंगे। काले बालों वाली लड़की हंसी। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। लियो चुपचाप बैठा देखता रहा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह स्थिति मजेदार नहीं थी, कम से कम उसके लिए तो नहीं। 1 मिनट बाद दोनों प्रशिक्षक वापस लौटे। उनके दस्तानों पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। हम रोडोवा सैन्य अकादमी में दुष्टपंथ समर्थकों को बर्दाश्त नहीं करते, गंजे प्रशिक्षक ने अपने शब्दों का वजन समझते हुए कहा। फिर वह थोड़ा आगे झुका, उसकी पैनी निगाहें रंगरूटों पर टिकी थीं, जैसे कोई शिकारी कमजोरी सूंघ रहा हो। यदि आपके मन में दुष्टपंथ के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो बेहतर होगा कि आप अभी अपना गला काट लें। शब्द हथौड़े की तरह गिरे। कुछ रंगरूटों के चेहरे पर अकड़न आ गई और प्रशिक्षक मुस्कुरा उठे। यह एक बदसूरत, जानबूझकर की गई मुस्कान थी।
क्योंकि अगर हम तुम्हें पकड़ ले तो। उसने मौन को और अधिक गहरा होने दिया। लंबा, असहज, आप चाहेंगे कि आप मर गए होते। फिर, ऐसे ही, वह सीधा हो गया। जैसे ही वह अपने हाथ में रखी सूची की ओर मुड़ा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लियो स्काइशेड, तुम अगले हो, लड़के। उन्होंने कहा, जब तक कि लियो धीरे धीरे उठ नहीं गया, तब तक वह भीड़ में लियो स्काइशेड को ढूंढते रहे। चॉप चॉप, उसने हाथ ताली बजाते हुए आग्रह किया और लियो को जल्दी से अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही लियो ने मूल्यांकन कक्ष में कदम रखा, उसकी नजर तुरंत एक लंबी धातु की मेज पर बैठे एक अकेले आदमी पर पड़ी। वह व्यक्ति एक सफेद कोट पहने हुए था, उसका व्यवहार शांत और स्थिर था, जब वह एक मोटी फाइल को पलट रहा था। बाहर के प्रशिक्षकों के विपरीत, इस आदमी के चेहरे पर न तो कोई धमकी थी और न ही कोई अधिकार। उसके हाव भाव तटस्थ, लगभग सुखद थे, मानो वह पूछताछ नहीं, बल्कि एक सामान्य साक्षात्कार करने जा रहा हो। लेकिन लियो को बेहतर पता था। कमरे से ही पता चल रहा था कि क्या होने वाला है। दीवारें मजबूत इस्पात की बनी थी, उनमें खिड़कियां नहीं थी, तथा ऊपर से पड़ने वाली एक रोशनी धातु की सतहों पर एक नैदानिक चमक बिखेरती थी। मनोवैज्ञानिक के पीछे एक जटिल मशीन धीरे से गुनगुना रही थी, जिसके आधार से केबल उसके सामने वाली कुर्सी की ओर जा रही थी, जिसे लियो ने झूठ पकड़ने वाले उपकरण के लिए सेटअप मान लिया। कृपया बैठ जाए, मनोवैज्ञानिक ने कहा, और अंततः उसने लियो को एक दोस्ताना मुस्कान देते हुए ऊपर देखा। लियो एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर कुर्सी पर बैठ गया, तभी मनोवैज्ञानिक ने उसे स्वीकृति में सिर हिलाया। तारांकन धर, मोटी फाइल को बंद करते हुए, मनोवैज्ञानिक ने उससे आंखें मिलाई और फिर मेज पर उसकी ओर झुकते हुए कहा, प्रोटोकॉल के कारण मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर एड्रियन केसलर हूं, और मैं आज आपका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करूंगा। उनके बोलने का तरीका सहज, लगभग मित्रवत था। लेकिन लियो उसकी दयालुता से मूर्ख नहीं बना। पिछले छात्र, जिसे इस कमरे से बाहर घसीटा गया था, की स्थिति को देखते हुए, लियो समझ गया कि यह कोई मैत्रीपूर्ण बातचीत नहीं थी। हालांकि, प्रशिक्षक को नाराज न करने के लिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट बनाए रखा, तथा मनोवैज्ञानिक से लगातार नजरें मिलाए रखीं, तथा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ क्षणों तक तो दोनों में से कोई भी नहीं बोला। फिर, मनोवैज्ञानिक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और ऐसे सांस छोड़ी जैसे उसे आनंद आ रहा हो। सबरीना, उसे ट्रुथ सीरम दो और उसे मशीन से जोड़ दो। ज्यादा खुराक दो, इसका दिमाग बहुत तेज है। उसके इशारे पर एक सहायक कमरे में दाखिल हुई, अभ्यास से सहजता से चल रही थी। उसके हाथों में दवाइयों से भरी एक ट्रे थी, और कांच की शीशियों की हल्की खनक सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही वह निकट आए, उसने लियो की ओर मुश्किल से एक नजर डाली। दाहिना हाथ, उसने सपाट स्वर में कहा। लियो ने उसकी बात मान ली और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जब उसने उसकी त्वचा पर ठंडा एंटीसेप्टिक पोंछा। इस बीच, मनोवैज्ञानिक बोलता रहा, मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि मैंने आपको मजबूत दिमाग वाला क्यों बताया। उसने प्रसन्न स्वर में पूछा, तो लियो ने अपनी भौहें चढ़ा ली। देखो लियो, ज्यादातर छात्र मुझसे आंख नहीं मिला पाते, खासकर तब नहीं जब मेरा आभामंडल कौशल धमकाना सक्रिय हो। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा, लियो को ध्यान से देखते हुए, उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाते हुए। ज्यादातर रंगरूट मेरे सामने बैठते ही छटपटाने लगते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे किसी पिंजरे में भूखी बिल्ली के साथ बंद चूहे हो। लेकिन आप जरा भी नहीं हिले। और मुझे ये काफी प्रभावशाली लगता है। उसी समय लियो को अपनी त्वचा में सुई चुभने जैसा एहसास हुआ। सबरीना अभी ट्रुथ सीरम लगा रही है, एड्रियन ने मधुर स्वर में कहा। इससे तुम्हारी झिझक कम हो जाएगी, बोलने से पहले तुम कम सोचोगे। अब से हम अच्छी और ईमानदार बातचीत करेंगे। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। एड्रियन मुस्कुराया, मानो उसे भी यह बात मनोरंजक लगी हो। आप जानते हैं, उन्होंने सोचा, केवल दो प्रकार के लोग हैं जो मेरी धमकी कौशल का विरोध कर सकते हैं। उसने एक उंगली उठाई। पहले वे लोग जो कठिन परिस्थितियों में पले बड़े हैं, सड़कों पर लगातार अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए। ऐसे लोग नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में धमकियां खाते हैं। वे आसानी से नहीं डरते। फिर, उसने दूसरी उंगली उठाई। और दूसरा, वे लोग जो कुलीन घरों में पैदा हुए हैं, उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच पले बड़े हैं, जो हर समय डराने धमकाने वाले माहौल में रहते हैं। वे बड़े होकर इससे अप्रभावित हो जाते हैं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी तीखी नजर लियो पर टिकी हुई थी। तो, वह कौन है? सड़क का चूहा या कुलीन? लियो चुप रहा, उसे अपनी नसों में फैलती सीरम की अपरिचित गर्माहट महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, उसे कुछ परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। उसका मन धुंधला सा होने लगा था। उसके विचारों पर एक अजीब सा कोहरा छा गया, जिसने उसकी चेतना की तीक्ष्णता को कुंद कर दिया। उसकी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो गई, और उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक हल्की सी झंझनाहट गूंज उठी। मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था, लियो। डॉक्टर एड्रियन की आवाज धुंध को चीरती हुई आई, शांत, फिर भी उम्मीद भरी। उनके हाव भाव पूरी तरह से संतुलित थे, लेकिन उनकी निगाहों में एक खास तीखापन था। कौन सा है?
1 या 2। लियो ने उसे घूरा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। डॉक्टर ने धातु की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए आह भरी। सबरीना, खुराक क्या थी? 0.75। सहायक ने अपना सिर हिलाया। 0.9। एड्रियन ने पलकें झपकाई, फिर एक मनोरंजक हंसी निकाली। 0.9 और वो अभी भी टिका हुआ है। ये तो बहुत कम है। वो थोड़ा पीछे झुका, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। ठीक है। 0.3 मिली हेलुसिनेशन सीरम और लगा दो। देखते हैं जब हकीकत समझ में आना बंद हो जाएगी, तब उसकी इच्छा शक्ति कितनी बची रहती है। सबरीना ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक और तेज चुभन, एक और इंजेक्शन, और तब दुनिया बिखर गई। लियो की सांसें अटक गईं, क्योंकि उसके चारों ओर के रंग आपस में उलझ गए और अस्वाभाविक तरीके से एक दूसरे में मिल गए। दीवारें धड़कती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके सामने रखी मेज असमान लहरों में खींच और सिकुड़ रही थी। उसकी दृष्टि 3 गुनी हो गई, क्योंकि उसे 3 डॉक्टर, 3 सहायक दिखाई देने लगे, जो सभी अलग अलग गति से चल रहे थे। एक धीमी गुनगुनाहट उसके कानों में गूंज रही थी, जो दूर से आती फुसफुसाहट की तरह उठती और घटती जा रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन उसके शरीर से अलग होकर तैर रहा हो। फिर भी किसी तरह इन सब के नीचे उसका एक हिस्सा बचा रहा। जागरूक। ड्रग्स के असर के बावजूद वह बकवास नहीं कर रहा था। उसका दिमाग टूट गया था, पर खोया नहीं था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, अगर मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा कि दवाएं काम कर रही हैं, तो वे मुझे और अधिक दवाएं दे देंगे। यह एहसास होते ही लियो ने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका लिया, उसकी पलकें झुक गईं। उसने अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया, उसकी उंगलियां हल्की सी फड़कने लगी, मानो ध्यान केंद्रित करने में उसे दिक्कत हो रही हो। एक उत्तम कार्य। एड्रियन ने उसे ध्यान से देखा और सीरम के पूर्ण प्रभाव की प्रतीक्षा करने लगा। फिर कुछ सेकंड के बाद वो फिर बोला, तो ये कौन सा है? लियो ने आलस से अपनी नजरें फिर से उसकी ओर घुमा ली। और फिर धीमे, सुस्त स्वर में उसने अंततः उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज धीमी और दूर की थी। मुझे याद नहीं। मेरी यादें, वो चली गई हैं। मौन। एड्रियन की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति संदेह में नहीं बदली, नहीं, ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो रुचि के करीब हो। डॉक्टर ने अपनी उंगलियां आपस में मिला ली, उसकी पैनी निगाहें लियो के चेहरे से हटी नहीं रही थी। आपकी यादें मिट गईं, आप कहते हैं? उसने धीरे से सांस छोड़ी। अच्छा, क्या ये दिलचस्प नहीं है? एड्रियन ने पीछे झुकते हुए कहा, जैसे ही वह अपनी सहायक की ओर मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह भी आश्चर्यचकित होगी, हालांकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने बस ऐसा भाव बनाया जैसे कह रहा हो, अरे मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस सहायक हूं। ये सुनकर डॉक्टर हंस पड़ा और फिर उसने अपनी नजरें वापस लियो पर घुमा ली। लियो स्काइशेड, उसने नाम अपनी जीभ पर घुमाते हुए सोचा। तुम्हारी फाइल में यही लिखा है। बताओ, क्या यही नाम तुम्हें जन्म के समय दिया गया था? या बस एक नाम जो किसी ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी यादें मिट जाने के बाद ये तुम्हारा है? उसने पूछा, और लियो का सुस्त दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये खतरनाक था। यहाँ गलत उत्तर से न केवल संदेह पैदा होगा, बल्कि सब कुछ उलझ सकता है। उसने अपनी अभिव्यक्ति को दूर, असंकेंद्रित बनाए रखने के लिए मजबूर किया, मानो वह दवाओं के कारण उत्पन्न मानसिक धुंध से जूझ रहा हो। फिर धीरे से उसने अपने होंठ खोले। एक चिट। उसकी आवाज भारी हो गई, जैसे कोई यादों के टुकड़े समेट रहा हो। यह एक चिट पर लिखा था। जब मैं उठा, तो उन्होंने कहा कि यह मेरी है। झूठ पकड़ने वाली मशीन से आई हल्की बीप ने संकेत दिया कि उसका उत्तर सत्य है। एड्रियन की निगाहें हल्की सी झिलमिला उठी, उसकी आंखों के पीछे कुछ अस्पष्ट सी चमक उठी। तो तुम्हें ये भी यकीन नहीं है कि यह तुम्हारा असली नाम है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में रहस्य भरा हुआ था। लियो ने धीरे से पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में धुंध छाने के कारण वह वास्तविकता से कहीं अधिक चकित दिख रहा था। एड्रियन ने नाक से सांस छोड़ी और सोचते हुए मेज पर अपनी उंगलियां पटकने लगा। खैर, इससे तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं, है ना? आगे बढ़ने से पहले उसने अपने सामने रखे फोल्डर पर ध्यान से टैप किया। मुझे बताओ, लियो, क्या तुम्हें जागने से पहले की कोई बात याद है? कोई झलक, कोई आवाज, कोई भावनाएं? यह प्रश्न अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन लियो को पता था कि उसका अगला उत्तर सावधानीपूर्वक सोच समझकर दिया जाना चाहिए। उसने अपनी भौहों को हल्का सा सिकोड़ लिया, मानो वह किसी ऐसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हो जो वहां थी ही नहीं। अंततः उसने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, वो बुदबुदाया, उसकी आवाज में थकान का भाव था। बस, खाली है। एक और हल्की बीप, एक और सच्चाई दर्ज हुई। एड्रियन ने अपना सिर झुकाकर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखे नमूने की तरह देखा। मैं समझ गया, उसने कहा, फिर एक लंबा विराम लिया। यह एक अजीब मामला है ना? उन्होंने कहा, और उनके होठों पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आ गई। पहली नजर में उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बातचीत की शुरुआत में उनके चेहरे पर थी। लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग था, कुछ अलग था।
लियो ने इसे महसूस किया। हवा में बदलाव, बातचीत में बदलाव, कुछ बदलने वाला था, कुछ खतरनाक। वह इसे महसूस कर सकता था जैसे क्षितिज पर कोई तूफान आ रहा हो। खामोश, अपरिहार्य और हमला करने के लिए तैयार। सबरीना, मेरे लिए एक खाली कागज और एक कलम लाओ, एड्रियन ने सोचा। उसकी उंगलियां ठंडे धातु की मेज पर सुस्ती से ढोल बजा रही थीं, जबकि उसने लियो के साथ लगातार नजरें मिलाए रखी। बिना किसी हिचकिचाहट के सबरीना आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड में उसने डॉक्टर के सामने एक साफ सफेद चादर और एक पेन रख दिया और डॉक्टर तुरंत काम पर लग गए। लियो देख रहा था, उसकी दृष्टि अभी भी दवाओं के कारण धुंधली थी, जबकि एड्रियन का हाथ सटीकता से चल रहा था। वह अविश्वसनीय गति से रेखाएं, वक्र और जटिल स्ट्रोक बना रहा था। फिर अंततः कलम रुक गई। एड्रियन ने कागज उसकी ओर घुमाया। इसे देखो, उसने सहज स्वर में कहा, बहुत सहज। क्या तुम इस प्रतीक को पहचानते हो? लियो की अकेंद्रित निगाहें नीचे की ओर चली गईं, और उसकी नाड़ी धीमी हो गई। जैसे ही उसने ये देखा, उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। एड्रियन ने जो प्रतीक बनाया था वह पूरी तरह से अपरिचित नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल उसी जैसा लग रहा था जिसे उसे पिछली चिट से याद करने के लिए कहा गया था। सिवाय इसके कि कुछ मतभेद थे, छोटे मोटे बदलाव, छोटी मोटी विकृतियां, सूक्ष्म सुधार। लियो ने अपनी आंखें रगड़कर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृष्टि अविश्वसनीय बनी रही। कागज के किनारे आपस में मिल रहे थे, उसका नशे में धुत दिमाग हकीकत को तोड़ मरोड़ रहा था। उसकी धुंधली समझ में काली स्याही हिलती हुई लग रही थी, मानो जिंदा हो। यह एक जैसा नहीं है, उसने धुंध में अपना दिमाग चलाते हुए महसूस किया। लेकिन ये करीब है, बहुत करीब। एक फंदा, ये पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया। ये कोई बेतरतीब परीक्षा नहीं थी, एड्रियन को कुछ पता था। वो जांच पड़ताल कर रहा था, प्रतिक्रिया ढूंढ रहा था। यदि लियो ने दावा किया कि वह इसे बिल्कुल नहीं पहचानता, तो क्या यह संदिग्ध होगा? लेकिन अगर उन्होंने इसकी सीधे तौर पर पुष्टि कर दी, तो क्या इससे उनकी कब्र खो दी जाएगी? एक धीमी सांस, फिर जानबूझकर सुस्त और अनिश्चित आवाज में वह बुदबुदाया, यह जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कुछ देखा हो। लेकिन उसने पलकें झपकाई, सिर हिलाया, मानो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही हो। यह अजीब लग रहा है। गलत कुछ विवरण, कागज की ओर इशारा करते हुए उसका हाथ थोड़ा सा हिला। वे बिल्कुल सही नहीं है। उसके मुंह से निकले शब्द संतुलित, सतर्क। और फिर उसने देखा, एड्रियन के चेहरे पर हल्की सी भी झिलमिलाहट के लिए देखा गया। क्योंकि आगे जो भी होगा, उससे उसे पता चल जाएगा कि यह बातचीत वास्तव में कितनी खतरनाक थी। बंद कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ क्या बंद है? एड्रियन ने पूछा। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी नजर थी, और उसने कागज को थोड़ा सा लियो की तरफ घुमा दिया। इस प्रश्न पर लियो की उंगलियां अनायास ही फड़क उठी। उसका नशे में धुत दिमाग सुस्त था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति उसे सावधानी से चलने के लिए कह रही थी। वह सीधे तौर पर अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक संदिग्ध होगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि बहुत अधिक पुष्टि करने से उसकी खुद की कब्र भी खो दी जा सकती है। इसलिए उसने सावधानी से कदम उठाने का फैसला किया। आगे झुककर उसने कागज पर आंखें तिरछी करके देखा, मानो धुंध में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हो। उसके शब्द धीमे और अस्पष्ट थे, बस इतना कि वह नाटक का प्रचार कर सके। नीचे 3 नुकीले विस्तार होने चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसका हाथ कांपते हुए इशारा करने के लिए उठा। 2 नहीं। और ऊपर वाले मुकुट में उसकी उंगली ऊपर उठी, एक ही शिखर होना चाहिए। 3 नहीं। उसने आलस से पलकें झपकाई, उसकी नजर पन्ने पर स्याही को घुमा रही थी। हाँ, करीब तो है, पर सही नहीं है। काफी देर तक एड्रियन उसे देखता रहा। फिर अंततः उसके होंठ एक जानकार मुस्कुराहट में बदल गए। एक असली म्यू कबीले का वंशज, वह संतुष्टि से पीछे झुकते हुए बुदबुदाया। इससे बहुत कुछ समझ में आता है। सबरीना का सिर उसकी ओर झुका, उसके चेहरे पर एक तीखी अभिव्यक्ति उभर आई। मुंह, उसने अविश्वास से भरी आवाज में कहा। वह बिग 6 में से एक का वंशज है। उसने लियो की ओर देखते हुए पूछा, मानो वह उसका पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन कर रही हो। आप कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं? यह सुनकर एड्रियन ने हल्की सी हंसी निकाली और मजाक में सिर हिलाया। देखो अपनी तरफ, उसने जीभ चटकाते हुए चिढ़ाते हुए कहा। मुंह शब्द सुनते ही अचानक उसे निगल जाने का मन करता है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। 5 मिनट पहले वाली सारी बेरुखी का क्या हुआ? हम सबरीना ने उसे गंदी नजर से घूरा। चुप रहो, वह बुदबुदाई, लेकिन उसकी जिज्ञासा पहले ही भड़क चुकी थी। एड्रियन ने अपना ध्यान पुनः उसकी ओर केंद्रित करने से पहले नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए, तथा अब वह सीधे तौर पर अपने निष्कर्ष की व्याख्या कर रहा था। वह प्रतीक जो उसे सहज रूप से याद है। एड्रियन ने कागज पर फिर से थपथपाया। यह म्यू कबीले का चिन्ह है, उसने कहना शुरू किया, जबकि सबरीना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो क्या हुआ? कोई भी उस चिन्ह को याद रख सकता है।
उसने तर्क दिया, जबकि एड्रियन ने अपना सिर हिलाते हुए नाक से खर्राटे लिए। जब म्यू कबीला किसी वंशज की याददाश्त मिटाता है तो वे हमेशा दो चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, एक नकली नाम और म्यू कबीले की मुहर जो उनके अवचेतन में गहराई से दबी होती है। वह थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज धीमी और अधिक विचारशील होती गई। वे इसी तरह काम करते हैं। वे अपने बच्चों को बिना किसी बंधन, बिना किसी याद के दुनिया में भेजते हैं, उनके पास सिर्फ उनकी सहज प्रवृत्ति और प्रतिभा होती है। यह सुनिश्चित करने का उनका तरीका है कि उनके उत्तराधिकारी पारिवारिक प्रतिष्ठा पर निर्भर हुए बिना मजबूत बने। और जबकि बहुत से छोटे कुलों और यहाँ तक कि दुष्ट पंथों ने भी उनकी विधियों की नकल करना शुरू कर दिया है, अधिकांश को यह एहसास ही नहीं है कि प्रतीक की छाप इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एहसास से सबरीना के होंठ थोड़े खुल गए। एड्रियन ने उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखी। और जो लोग म्यू सील को याद करते हैं, वे धोखेबाज हैं, नकली हैं। वे लोग जिन्होंने सिर्फ प्रतीक का अध्ययन किया है, वे लोग नहीं जिनके दिमाग में ये जन्म से ही बसा हुआ है। उसकी उंगलियां फिर से मेज पर धीरे धीरे और सोच समझकर टकराईं। केवल एक वास्तविक म्यू कबीले का वंशज ही इन विसंगतियों को पहचान सकता था। भारी मात्रा में दवाओं के प्रभाव में भी उसका मस्तिष्क इन यंत्रों को पहचान लेता था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता देती थी कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप झूठा साबित कर सकें। सबरीना ने हल्की सांस ली। उसकी नजर लियो पर पड़ी, जो अभी भी स्तब्ध मौन में बैठा था। लेकिन एड्रियन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, और ये तो बस शुरुआत है। वह अपनी मुस्कुराहट और गहरी करते हुए बोला। उसका मन संचार इतने सालों में मैंने जितने भी छात्र देखे हैं, उनसे कहीं ज्यादा सहज। इस तरह की कुशलता आनुवांशिक होती है। ये उस तरह का नियंत्रण है जो शक्तिशाली वंशों में रचा बसा होता है। सबरीना ने भौहें चढ़ाईं। सिर्फ यही नहीं, एड्रियन ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। और फिर वो ऐसे चलता है। लियो की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वह बिना आवाज किए चलता है। एक भी हरकत बेकार नहीं जाती। यह कोई शौकिया तौर पर एक हफ्ते में नहीं सीख सकता। ये सालों की हत्यारी ट्रेनिंग है जो उसके शरीर में तब डाली गई थी जब उसे पता भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है। सबरीना ने उसकी बातों पर विचार करते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। एड्रियन हंसा, और उसका शरीर दुबला पतला, कुशल, व्यवहारिकता के लिए बना, सिर्फ पाश्विक ताकत के लिए नहीं। म्यू कबीला अपने हत्यारों को ठीक इसी तरह प्रशिक्षित करता है। वे अपना समय भारी भरकम बनाने में बर्बाद नहीं करते, वे हत्यारों को गढ़ते हैं। अब वह पीछे झुक गया, उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। लेकिन असली झटका कौन सा था? उसने सबरीना की तरफ देखा, उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट हो गया। उसने मेरे दबाव का ऐसे विरोध किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबरीना ने पलकें झपकाईं। एड्रियन ने अपनी कनपटी थपथपाई, मानो उसे याद दिला रहा हो। मेरा धमकाने का हुनर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ज्यादातर रंगरूट सिहर उठते हैं, पसीना आ जाता है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यहाँ तक कि सबसे शरीफ बच्चे भी असहज हो जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट तेज हो गई। लेकिन उसने धीमी, मनोरंजक गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। जरा भी झटका नहीं, बेचैनी का जरा भी निशान नहीं। मानो उसने अपना पूरा जीवन ऐसे योद्धाओं के बीच बिताया हो जो केवल अस्तित्व में होने से ही दबाव महसूस करते हैं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे किसी व्यक्ति का पालन पोषण कहाँ होगा? सबरीना ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे एहसास हुआ। एड्रियन की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई जब वह अपने निष्कर्ष के अंतिम भाग पर पहुंचा। तो चलो इसका सारांश बताते हैं, ठीक है? उसने अपनी उंगलियां मेज पर आखिरी बार थपथपाई और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मुंह कबीले के प्रतीक का अवचेतन ज्ञान, बेजोड़ मन परिसंचरण, चुप हत्यारे द्वारा प्रशिक्षित गतिविधियां, परिष्कृत युद्ध के लिए तैयार शरीर, और मेरी धमकी भरी आभा से पूर्णतया मुक्त। उसकी मुस्कुराहट और भी तीव्र हो गई, उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक आ गई। इनमें से एक पैरामीटर तो नकली हो सकता है, सब एक साथ। वह हल्के से हंसा। सिर्फ एक ही निष्कर्ष सही लगता है। उसने अंतिम, ज्ञानपूर्ण नजर से लियो की ओर इशारा किया। ये बच्चा म्यू कबीले से है। ये बच्चा म्यू कबीले से है। एड्रियन के शब्द हथौड़े की तरह गिरे, अंतिम और पूर्ण, लेकिन लियो के दिमाग के अंदर उन्होंने केवल अराजकता पैदा की। लियो ने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपनी भावभंगिमा को स्तब्ध और असंयत बनाए रखा ताकि यह भ्रम बना रहे कि दवाओं का पूरा असर हो गया है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार तेजी से उमड़ घुमड़ रहे थे। जो उसने अभी अभी सुना था उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। म्यू कबीला, मैं, आज से पहले ये संभावना उसके मन में कभी नहीं आई थी। यहाँ तक कि उसकी यादों के बिना भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर रहा था, मानो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उस लेबल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जो उस पर अभी अभी लगाया गया था। म्यू कबीला 6 महान कुलों में से एक था, योद्धाओं का एक ऐसा परिवार जो इतना परिष्कृत और कुलीन था कि वे सार्वभौमिक शक्ति के शिखर पर कार्य करते थे।
उनके उत्तराधिकारी प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे, धन संपदा में पले बढ़े तथा ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और रणनीतिकारों द्वारा प्रशिक्षित हुए। और फिर भी वो उनमें से एक होना चाहिए था। ये बात मेल नहीं खाती थी। एड्रियन ने जो भी तर्क दिए थे, उसका सहज मन संचार, उसकी शांत गतिविधियां, उसकी धमकी को झेलने की क्षमता, लियो अभी भी इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टुकड़े कितने अच्छे से फिट होते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से संरेखित करने के बजाय जबरदस्ती एक साथ जोड़ा गया था। कोई व्यक्ति कहीं उसे म्यू कबीले का सदस्य बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या ये किसी छोटे से कबीले द्वारा अपनी हैसियत बढ़ाने की एक सोची समझी योजना थी? क्या उन्होंने एक झूठा वारिस बना लिया था ताकि किसी ताकतवर नाम से अपने किसी वारिस को अकादमी में घुसा सके? या फिर यह कुछ अधिक कपटपूर्ण था? क्या इसके पीछे दुष्ट पंथ का हाथ हो सकता है? क्या उन्होंने उसे यहाँ एक गुप्त एजेंट के तौर पर बिठाया था ताकि उसका दिमाग साफ करके ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह धर्मी गठबंधन में पूरी तरह घुल मिल जाए और उसकी सच्ची निष्ठा जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे? लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं निकला। अगर दुष्टपंथ सचमुच जिम्मेदार था, तो क्या उसे कुछ महसूस नहीं होता, कोई दबी हुई सहज प्रवृत्ति, उनके मकसद की ओर कोई गहरा खिंचाव? भले ही उसके अतीत का उनसे कोई नाता रहा हो, लेकिन आज के उसके अंदर ऐसा कोई झुकाव नहीं था। कोई वफादारी नहीं, कोई छिपा हुआ अपनापन नहीं। यदि वह उनमें से एक होता तो वे उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देते। इससे केवल एक अंतिम, कहीं अधिक खतरनाक संभावना बची। ये किसी अन्य महान वंश का कार्य था। धोखे का एक ऐसा खेल जो उसकी समझ से परे है। 6 महान कुल निरंतर राजनीतिक युद्ध में उलझे रहते थे, हमेशा चालें चलते रहते थे, हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे, हमेशा एक दूसरे को कमजोर करने के तरीके खोजते रहते थे। यदि उनमें से किसी ने उसे म्यू कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ रखा था, तो वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था, वह एक चारा था। लेकिन किसके लिए और किस उद्देश्य से? उसके विचार इतनी तेजी से चलते थे कि उसका सुस्त, नशे में धुत दिमाग उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता था। और फिर भी सभी घुमावदार सिद्धांतों के बीच एक निश्चितता बाकी सबसे ऊपर थी। मैं म्यू कबीले से नहीं हूँ। उसे नहीं पता था कि उसे ये कैसे पता चला। उसके पास इसकी पुष्टि के लिए न तो कोई यादें थी, न ही कोई अतीत। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ चीजें याद नहीं रहीं, उन्हें महसूस किया गया, और उसके अस्तित्व का हर एक तंतु उसे बता रहा था कि वह कभी कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी आलीशान संपत्ति में पले बड़े हों, प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षित हुए हों तथा धन और वंश ने उनका मार्ग प्रशस्त किया हो। नहीं, वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। वह किसी और चीज से रेंग कर ऊपर आया था, कुछ नीचे, कुछ ज्यादा कठोर। तो फिर क्यों कोई दुनिया को इसके विपरीत समझाने की इतनी कोशिश कर रहा था? इससे पहले कि लियो इस विचार पर विचार कर पाता, एड्रियन की आवाज बीच में आ गई। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने अपने नोट्स का एक नया पन्ना पलटते हुए सोचा। चलो कुछ और सीधे सीधे बात पर चलते हैं। उसकी निगाहें तेज हो गईं। दुष्ट पंथ के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या तुम जानते हो कि वे क्या है? इस बार लियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जवाब दे दिया। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे क्या हैं, लेकिन मैं कल अपनी याददाश्त में कुछ कमी को पूरा करने के लिए पुस्तकालय गया था। उसने बोलना शुरू किया और एड्रियन ने उसे आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार वे एक मूर्ख संगठन है जो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है, लियो ने साफ साफ कहा। वे दुनिया की 5% से भी कम जमीन पर कब्जा करते हैं और एक ऐसे युद्ध में फंसे हुए हैं जिसे वे जीत नहीं सकते। उनके नेता को मरे हुए 2000 साल हो गए हैं, फिर भी वे अभी भी एक हारी हुई लड़ाई से चिपके हुए हैं। एड्रियन ने अपना अगला प्रश्न पूछने से पहले कुछ नोट कर लिया। क्या भविष्य में आप उनके साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं? कोई सहानुभूति? लियो ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी मुसीबत लगते हैं और मैं अपनी जिंदगी में ऐसी समस्या नहीं चाहता। एक हल्की बीप। सच। जैसे ही मशीन ने लियो के उत्तर को सत्य के रूप में दर्ज किया, एड्रियन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब वह पूछताछ के परिणामों से वास्तव में संतुष्ट लग रहा था। बातचीत की शुरुआत में बंद किए गए मोटे दस्तावेज को एक बार फिर खोलते हुए उन्होंने उस पृष्ठ को पलटा जहां लियो की जानकारी नोट की जानी थी। खतरे का आकलन, दुष्ट पंथ के साथ संभावित संबद्धता, कोई नहीं। एक योद्धा के रूप में मनोवैज्ञानिक शक्ति, औसत से ऊपर। मानसिक दृढ़ता, उल्लेखनीय। उपनोट्स। संभावित म्यू कबीले वंशज। असामान्य प्राकृतिक अनुशासन, असाधारण मानसिक नियंत्रण। इस वर्ष निगरानी योग्य छात्र। संतुष्ट भाव से सिर हिलाते हुए एड्रियन ने फाइल बंद कर दी। उसकी मुस्कुराहट बरकरार रही, क्योंकि उसने लियो को एक आखिरी, अनुमोदन भरी नजर से देखा। रोडोवा मिलिट्री अकादमी में आपका स्वागत है, मिस्टर स्काईशिड, उसने बंद दस्तावेज थपथपाते हुए सहजता से कहा। मुझे उम्मीद है कि आपके बाकी टेस्ट भी इस बार की तरह ही अच्छे होंगे। इस साल मैं आप पर नजर रखूंगा। सबरीना, उसने अपने सहायक की ओर संकेत करते हुए कहा। उसे रिकवरी रूम में ले जाओ। अगले मूल्यांकन से पहले दवाओं का असर ठीक से होने दो।
सबरीना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लियो के पास आकर उसकी कमर पर हाथ रख दिया। लियो अभी भी इंजेक्शन के प्रभाव को महसूस कर रहा था, उसमें प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी, जब उसने उसे ऊपर खींच लिया और उसके अर्धसुस्त शरीर को बाहर निकलने की ओर ले गई। पहले के विपरीत, जब वह उसके साथ उदासीनता से पेश आती थी, अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। पहले की ठंडी उदासीनता के विपरीत, अब उसका व्यवहार नर्म, मधुर, लगभग बहुत अधिक मधुर था, क्योंकि वह लियो के मन पर एक अच्छी पहली छाप छोड़ने की कोशिश कर रही थी। जानबूझकर झुकते हुए, उसने अपनी गर्म सांस उसकी नाक से टकराने दी और थोड़ा जोर से सांस छोड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी फूलों की खुशबू उसकी नाक में बनी रहे। वह उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की कोशिश में, लेकिन दुर्भाग्य से लियो को उसकी इन दयनीय कोशिशों की जरा भी परवाह नहीं थी। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने नर्म स्वर में कहा, हालांकि उसकी लोमड़ी जैसी आवाज ने लियो के पेट में केवल घृणा से ऐंठन पैदा कर दी। लियो का दिमाग अभी भी सुस्त था, लेकिन इतना भी नहीं कि जो हो रहा था उसे वह भूल जाए। ये कुतिया सोने की खोजी थी। उसने एड्रियन का आकलन सुना था, उसने मुंह क्लांत शब्द सुना था, और अब उसने अचानक निर्णय लिया कि वह मददगार होने के लायक है। एक तथ्य जिसने लियो को तुरंत उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनकी नई स्थिति सिर्फ ध्यान से अधिक लेकर आई थी। इसके साथ ही लोगों के रवैये में भी बदलाव आया, लेकिन इस नए दर्जे को अपनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। अभी नहीं। रईस समझे जाने के अपने फायदे थे, लेकिन इसके साथ ही जांच भी होती थी, और इस वक्त जांच पड़ताल की उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब तक उसे यह पता नहीं चल गया कि वह वास्तव में कौन है, लियो जानता था कि छाया में रहना ही सबसे अच्छा है। लियो को रिकवरी रूम में ले जाने के बाद सबरीना ने उसे रिकवरी सीरम की एक श्रृंखला का इंजेक्शन दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसके शरीर में मौजूद दवाएं तेजी से खत्म हो जाएंगी। उसका स्पर्श अभ्यासपूर्ण और कुशल था, फिर भी जिस तरह से वह रुकी रही, उसमें एक झिझक थी। उसकी आंखें आखिरी बार उसके चेहरे को देख रही थी, उसके बाद वह अंततः अपनी एड़ी घुमाकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। तभी लियो ने खुद को सांस छोड़ने की अनुमति दी, जिससे वह तनाव मुक्त हो गया, जिसका उसे एहसास नहीं था कि वह उसमें दबा हुआ था। मनोवैज्ञानिक परीक्षण खत्म हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी खतरे के पास हो गया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक मूल्यांकन था, जहां एक भी गलत शब्द नियंत्रण में एक जरा सी चूक सुरक्षा और जोखिम के बीच का फर्क पैदा कर सकती थी। फिर भी, भारी नशे के बावजूद, विकृत दृष्टि और अस्थिर संवेदनाओं के बावजूद, उसके भीतर कुछ स्थिर बना रहा। उसका शरीर क्षीण हो चुका था, उसकी इंद्रियां मंद पड़ चुकी थी, लेकिन उसका मन, उसकी चेतन तर्कशक्ति अक्षुण्ण बनी हुई थी। केवल इसी कारण से उसका जीवित रहना सुनिश्चित हो सका। अपने माथे पर हाथ रखते हुए लियो ने याद किया कि कैसे, जब उसके चारों ओर की दुनिया विकृत और धुंधली हो गई थी, तब भी उसने कभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं खोया था। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन पर नियंत्रण कर लिया था, तथा वे अपने शब्दों को सटीकता से ढाल रहे थे, तथा ये सुनिश्चित कर रहे थे कि प्रत्येक प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म हो कि जांच से बच सके, तथा साथ ही इतनी सोच समझकर दी गई हो कि संदेह उत्पन्न न हो। ऐसा लगता था मानो उसके दिमाग में एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र था, कुछ ऐसा जो गहराई से समाया हुआ था, जो उसे स्थिर रखता था, तब भी जब बाकी सब कुछ छीन लिया गया था। एक सामान्य व्यक्ति इतनी नशीली दवाओं के प्रभाव में टूट जाता, उसने सोचा। तो मैं क्यों नहीं टूटा? एक और सवाल, एक और विसंगति, उसके अस्तित्व की लगातार बढ़ती पहेली का एक और बेचैन करने वाला टुकड़ा। लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं था। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। दवाओं का असर धीरे धीरे कम होता गया, उसके दिमाग में स्पष्टता लौट आई और शरीर अपनी सामान्य चुस्ती फुर्ती पर लौट आया। उसके अंग अब भारी नहीं लग रहे थे, उसकी दृष्टि साफ हो गई थी, और मानसिक कोहरा पूरी तरह छट गया था। तब क्लिक करें। रिकवरी रूम का दरवाजा खुल गया। शारीरिक परीक्षण का समय हो गया है कैडेट, पंक्ति में लग जाओ। एक प्रशिक्षक दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आवाज रूखी थी, जिससे किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट की गुंजाइश नहीं थी। बिना कुछ कहे, लियो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दालान में चला गया, जहां उसके बैच के बाकी लोग पहले से ही एकत्र हो चुके थे। आराम का समय खत्म हो चुका था। अगला टेस्ट शुरू होने वाला था। तारांकन 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 तारांकन। रोडोवा सैन्य अकादमी, शारीरिक निगरानी विभाग, पूर्व परीक्षण तैयारी। लियो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रोडोवा अपनी शारीरिक योग्यता परीक्षा किस प्रकार आयोजित करना चाहता है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह कुछ पारंपरिक होगा, जैसे सहन शक्ति की परीक्षा के लिए एक कठिन मैराथन दौड़ना, ताकत मापने के लिए भारोत्तोलन चुनौती, या फिर सजगता का आकलन करने के लिए एक मुकाबला। हालांकि उनकी यह धारणा और अधिक गलत साबित हुई, क्योंकि उनकी गलती उसी समय स्पष्ट हो गई जब उन्होंने भौतिक निगरानी विभाग में कदम रखा, क्योंकि उन्हें इस तथ्य की याद दिलाई गई कि रोडोवा एक शीर्ष 2 सैन्य अकादमी है। परीक्षण केंद्र किसी प्रशिक्षण हॉल जैसा बिल्कुल नहीं था,
बल्कि यह एक उच्च तकनीक वाले चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जैसा लग रहा था। इसका आंतरिक भाग आकर्षक और क्लिनिकल था। दीवारें एकदम साफ थीं, उन पर डायग्नोस्टिक स्कैनर लगे हुए थे जो हल्की लयबद्ध स्पंदनों के साथ चमक रहे थे। जैव कक्षों की पंक्तियां, जिनमें से प्रत्येक पर चमकते हुए चिन्ह अंकित थे, सटीक संरचना में खड़ी थीं, जबकि चारों ओर घूमने वाले एकमात्र लोग अकादमी के कर्मचारी थे जो चमकदार सफेद कोट पहने हुए थे। हवा में हल्की सी गुनगुनाहट थी, मशीनों और स्वचालित प्रणालियों की मधुर ध्वनि एकदम तालमेल में चल रही थी, और यहाँ तक कि फर्श भी चमक रहे थे, एकदम पॉलिश किए हुए, मानो उन्होंने कभी धूल का एक कण भी नहीं देखा हो। प्रवेश द्वार के पास रंगरूटों का एक समूह खड़ा था जो सभी उसके बैच के सदस्य थे, और उनके हाव भाव उसकी अपनी उलझन को प्रतिबिंबित कर रहे थे। स्काईशिल्ड लियो, एक आवाज ने उसका नाम पुकारा और उसे विचारों से बाहर निकाला। मुड़ते ही लियो ने एक सहायक को देखा जो सफेद वर्दी में थी और उसके हाथ में एक डेटा स्लेट था। उसने मुश्किल से ऊपर देखा और फिर उसे एक अलग तैयारी क्षेत्र में शामिल होने का इशारा किया। अपने अंडरवियर उतार दो, स्कैनिंग क्षेत्र में खड़े हो जाओ, उसने निर्देश दिया, अभी भी अपनी स्लेट पर डेटा में तल्लीन थी। लियो कुछ देर के लिए हिचकिचाया। किसी महिला के सामने नग्न होना वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी उसने आज कल्पना की थी, लेकिन इस मामले में उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। उसे अपने शरीर पर कोई शर्म नहीं थी। उसने आज सुबह तैयार होते समय खुद को आईने में देखा था, और वह जानता था कि वह अच्छी स्थिति में है। हालांकि एक अनजान महिला के सामने कपड़े उतारना उसके लिए अब भी शर्मनाक था, क्योंकि कपड़े उतारते समय उसके गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई थी। जैसे ही उसने अपनी कमीज सिर के ऊपर खींची और जूते तथा पैंट उतारे, उसने देखा कि सहायक उसकी ओर देख रही है। उसकी निगाहें उसके शरीर पर घूम रही हैं। वह त्वरित अभ्यास से पूर्ण आकलन कर रही है। वह विशेष रूप से घबराई हुई नहीं लग रही थी, ये स्पष्ट रूप से उसके काम का एक नियमित हिस्सा था, लेकिन उसने एक छोटी, मनोरंजक मुस्कान दी, जैसे कि उसने पहले भी कई प्रभावशाली शरीर देखे हों, और हालांकि वह बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई, लेकिन वह निराश भी नहीं हुई। लियो दुबला पतला था, उसका शरीर सुडौल था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे ताकत के लिए नहीं बल्कि फुर्ती के लिए बनाया गया हो। उसके शरीर पर लगभग कोई चर्बी नहीं थी, उसकी त्वचा उसकी मांसपेशियों को कसकर जकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से अपने शरीर को निखारा हो, जिसका उसे स्वयं भी स्मरण नहीं था। जैसे ही उसने कपड़े उतारना समाप्त किया, सहायक ने अपनी स्लेट पर वापस लौटने से पहले एक धीमी सी गुनगुनाहट निकाली। स्कैनिंग क्षेत्र में कदम रखो, उसने निर्देश दिया, और लियो ने उसका पालन किया तथा एक गोलाकार मंच पर चला गया, जहां एक पतली लाल लेजर ने तुरंत उसके शरीर को सिर से पैर तक स्कैन करना शुरू कर दिया। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट गूंज उठी जब पास के मॉनिटर पर होलोग्राफिक माप दिखाई देने लगे, जैसे कि ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों का घनत्व, जोड़ों का लचीलापन, बांह की पहुंच और यहां तक कि मन का वितरण भी दर्ज किया गया। कुछ ही सेकंड में स्कैन पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले कि लियो नीचे उतर पाता, सहायक फिर से उसके पास आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा कंटेनर था जिसमें चमकदार नीला जेल भरा हुआ था। अभी रुको, उसने कहा, अपनी उंगलियों को जेल में डुबोते हुए, फिर अपने हाथों को उसकी त्वचा पर फिराया। लियो इस अप्रत्याशित अनुभूति से थोड़ा अकड़ गया। जेल छूने में ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके शरीर को छुआ, उसे अपनी मांसपेशियों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो उसकी त्वचा में मन की छोटी छोटी धाराएं रिस रही हो। तकनीकी रूप से अन्य केंद्रों पर छात्रों को स्वयं जेल लगाने का निर्देश दिया गया था। यह एक सरल प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य केवल परीक्षणों के लिए उचित चालकता सुनिश्चित करना था। लेकिन यहाँ सहायक ने अपना समय लिया। उसके हाथ अभ्यास के साथ सहजता से चल रहे थे, और व्यवस्थित रूप से ठंडे जेल को उसकी बाहों, कंधों और पीठ पर फैलाते हुए उसकी छाती और पेट तक ले जा रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह ठीक से लगाया गया है। लियो ने उसकी ओर एक नजर डाली और उसके होठों के कोनों पर मुस्कान की हल्की सी झलक देखी। और उस क्षण उसे एहसास हुआ, वह सिर्फ अपना काम नहीं कर रही थी। हालांकि वह विशेष रूप से अनुचित व्यवहार नहीं कर रही थी, न ही वह कोई स्पष्ट प्रगति कर रही थी, लेकिन उसके काम करने के तरीके में कुछ तो था। कैसे उसकी उंगलियां आवश्यकता से थोड़ी अधिक देर तक रुकती थीं, और कैसे वह एक ही क्षेत्र को बहुत अधिक सटीकता के साथ चिकना कर देती थी, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था वह अपने आप को तृप्त कर रही थी। एक हानिरहित प्रशंसा, एक सामान्य कार्य में क्षणिक विकर्षण। यदि उसने लियो की सूक्ष्म अनुभूति को देखा भी, तो उसने इसका कोई संकेत नहीं दिया। इसके बजाय वह बस आगे बढ़ती रही, उसके हाथ कभी नहीं रुके, और वह सहजता से बात करने लगी। जानते हो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम रोडोवा के छात्र हो, उसने सोचा। उसके हाथ अभी भी उसकी त्वचा पर जेल लगा रहे थे। ये जांच सुविधा सिर्फ हमारे और जिनेवा के पास ही है। लियो की नजर उसकी ओर गई, ऐसा। उसने आत्मसंतुष्ट भाव से सिर हिलाया। रोडोवा और जिनेवा दुनिया की सिर्फ 2 सैन्य अकादमियां हैं जिनमें भौतिक निगरानी विभाग है। बाकी सभी जगहें अभी भी पुरानी परीक्षण विधियों पर निर्भर हैं। वह उसके पीछे चली गई, उसके हाथ अब उसकी पीठ पर चल रहे थे, और जेल को उसके कंधों और रीढ़ की निचली हड्डी में दबा रहे थे।
लियो इस अनुभूति से थोड़ा तनावग्रस्त हो गया, लेकिन उसने अपना भाव तटस्थ बनाए रखा। सहायक, जो अपने व्याख्यान का आनंद ले रही थी, ने अपना भाषण जारी रखा। ज्यादातर अकादमियां अभी भी पुराने जमाने के शारीरिक परीक्षणों पर निर्भर हैं, मैराथन दौड़ना, वजन उठाना, चाकू से बचना। लेकिन ये परीक्षण वास्तव में किसी छात्र की असली क्षमता को नहीं मापते। ये शारीरिक स्थिति और मानसिक लचीलेपन के मिश्रण को मापते हैं, जिससे ये परीक्षण गलत साबित होते हैं। उसने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर हल्के से थपथपाया, जिससे उसे संकेत मिला कि वह घूम जाए, ताकि वह उसकी छाती पर जेल लगाना समाप्त कर सके। लियो मुड़ा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गलत? कैसे? उसने पूछा, तो सहायक हंस पड़ा। वास्तव में गलत, क्योंकि ये परीक्षण आपकी मूल शारीरिक क्षमता को नहीं मापते, वे आपकी मानसिकता, इच्छाशक्ति और शारीरिक आंकड़ों के साथ मिश्रित एड्रेनालाइन आधारित प्रतिक्रियाओं को मापते हैं। उसने जवाब दिया, उसके हाथ अब लियो की बाहों पर फिसल रहे थे, और वह जेल को उसकी त्वचा पर मालिश कर रही थी। उदाहरण के लिए, धीरज, दौड़ को ही लीजिए, उन्होंने आगे कहा। अगर किसी छात्र को मैराथन दौड़ने के लिए कहा जाए, तो ये सिर्फ उसकी सहन शक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा लेता है। अगर वही छात्र अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता, तो गिरने से पहले वह दोगुनी दूरी तय करता। मतलब, पारंपरिक परीक्षा में आप सिर्फ सहन शक्ति ही नहीं माप रहे होते, आप एक मानसिक कारक भी माप रहे होते हैं। उसने अपनी कनपटी पर थपथपाया। यही बात वजन उठाने पर भी लागू होती है। युद्ध के माहौल में, जहां एड्रेनालाइन का स्तर ऊंचा होता है और बचने की चाहत जोर पकड़ रही होती है, किसी व्यक्ति की अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन सामान्य परिस्थितियों में उसके द्वारा उठाए जा सकने वाले भार से बिल्कुल अलग होता है। लियो ने उसकी बातों को समझा, और अपने संदेहों के बावजूद उसे मानना पड़ा कि यह बात सही थी। पारंपरिक शारीरिक परीक्षण मानसिक दबाव को वास्तविक शारीरिक प्रदर्शन से अलग नहीं कर पाते थे, और इस वजह से नतीजे हमेशा त्रुटिपूर्ण ही होते थे। सहायक ने चमकते परीक्षण कक्षों की ओर इशारा किया। यही वह बात है जहां रोडोवा अलग है। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ गई, मानो उसे जो कुछ कहने जा रही थी उस पर गर्व हो। इस सुविधा में बायोचैम्बर केवल ये रिकॉर्ड नहीं करते कि आप कितने मजबूत हैं, वे आपके शरीरक्रिया विज्ञान की सीमाओं को मापते हैं। जैसे ही सहायक ने परीक्षण केंद्र की दूर दीवार में बनी एक विशाल कैप्सूल जैसी संरचना की ओर इशारा किया, लियो स्कैनिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। ये लगभग 10 फीट ऊंचा था, इसकी सतह चिकनी थी और लयबद्ध स्पंदनों में मंद मंद चमकते जटिल रूनिक शिलालेखों से सुदृढ़ थी। सामने से पारदर्शी, इसका आंतरिक भाग मंद रोशनी वाला था, जिसमें बीच में एक सीट थी, जिसके चारों ओर अनगिनत सुई पतली ट्यूबें और सन्निहित सेंसर पैड लगे थे। एक बायोचैम्बर। ठीक है, आप तैयार हैं? सहायक ने अपने डेटा स्लेट पर नजर डालते हुए कहा। अंदर जाने का समय हो गया है। लियो ने चेक से चैम्बर पर नजर डाली। वह किसी जांच उपकरण से ज्यादा एक रोकथाम इकाई जैसा लग रहा था। मुझे फिर से याद दिलाओ कि यह क्या करता है, उसने पास आते हुए पूछा। सहायक मुस्कुराया, यह आपके शरीर की हर शारीरिक विशेषता को कोशिका स्तर तक मापता है। लियो ने उसे देखा, और मैं बस वहां बैठा रहता हूं। वह हंसी और खुले कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। ओह, तुम बैठने के अलावा और भी बहुत कुछ करोगे, सुंदर। लेकिन जल्द ही तुम देख लोगे। आश्वस्त करने वाला नहीं। फिर भी, बहुत कम विकल्प होने के कारण, लियो आगे बढ़ा और एक पैर पॉट के अंदर रखा, उसके बाद दूसरा। हिस, एक दबावयुक्त सील सक्रिय हो गई, और पारदर्शी दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। लगभग तुरंत ही कक्ष के अंदर का तापमान गिर गया, ठंडी हवा अंदर भर गई और अनगिनत अदृश्य सेंसर सक्रिय हो गए। कक्ष के भीतर से एक यांत्रिक आवाज गूंजी। महत्वपूर्ण स्कैन शुरू हो रहा है। विषय, स्काई शॉट, लियो। लियो ने देखा कि होलोग्राफिक डिस्प्ले उसके सामने चमक रहे थे, डेटा की पंक्तियां तेजी से उसके शरीर की संरचना का विश्लेषण कर रही थी। इंटरकॉम पर सहायक की आवाज कड़कती हुई आई। ठीक है, पहला चरण, निष्क्रिय स्कैन। जब तक हम आपके आधारभूत आंकड़े मैप करते हैं, तब तक आप इंतजार करें। लियो ने सांस छोड़ी और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जबकि पतली, लचीली डोरियां उसकी कलाइयों और टखनों के चारों ओर ढीली ढाली लिपटी हुई थी, जो रोकने वाली तो नहीं थी, लेकिन अनावश्यक गति को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। एक क्षण बाद, पॉड की आंतरिक दीवारों में मान की एक लहर दौड़ गई, जो स्कैनिंग गति में उसके शरीर पर फैल गई। लियो को दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हल्की सी झुनझुनी हुई, जैसे स्थैतिक बिजली उसकी त्वचा पर नाच रही हो, और होलोग्राफिक डेटा धाराएं उसके चेहरे के सामने चमक रही हो। ऊंचाई 6'1", वजन 72 किलोग्राम, मांसपेशी घनत्व उच्च, लचीलापन उन्नत, मन परिसंचरण दक्षता असामान्य रूप से उच्च। जैसे ही आखिरी आंकड़ा सामने आया, सहायक ने बाहर से एक मजेदार गुनगुनाहट की आवाज निकाली। आपका मन संचार कमाल का है। अब तो आपके पास जरूर बहुत सारे बेहतरीन हुनर होंगे, है ना? लियो चुप रहा और जानकारी पर विचार करता रहा। क्या उसके पास कोई कौशल था? वह निश्चित नहीं था, क्योंकि अपनी यादों के बिना वह किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था।
वह जानता था कि उसके पास धीमी गति में अपने आसपास की दुनिया से लड़ने की एक अजीब क्षमता है, हालांकि वह ये नहीं जानता था कि आदेश पर उस कौशल को कैसे सक्रिय किया जाए। ठीक है, अब दूसरे चरण का समय है, शक्ति मूल्यांकन। सहायक ने बाहर से कहा, लियो के विचारों को बाधित करते हुए, जैसे ही पॉट के भीतर से एक ठंडी यांत्रिक आवाज आई। दूसरा चरण शुरू हो रहा है। लगभग तुरंत ही सुई के समान पतली जांच कक्ष की दीवारों से बाहर निकली और भयानक सटीकता के साथ उसकी ओर बढ़ी, और लियो की मांसपेशियां सहज रूप से तनावग्रस्त हो गईं। तब चुभन, एक साथ सैकड़ों सूक्ष्म सुइयां उसकी भुजाओं, कंधों, पैरों और धड़ में धंस गईं, जो उसकी त्वचा के ठीक नीचे धंस गईं, तथा उसकी मांसपेशियों के तंतुओं पर किसी जटिल जाल की तरह चिपक गईं। लियो की सांस अटक गई। वो एहसास अजीब था, दर्द तो नहीं, पर बेचैन कर देने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अदृश्य धागे उसके शरीर में घुसकर हर मांसपेशी के रेशे का नक्शा बना रहे हों, जबकि चैम्बर के बाहर सहायक डेटा फीड पर नजर रख रहा था। ठीक है, लियो, हिलना मत। ये प्रोब तुम्हारी मांसपेशियों के घनत्व और रेशों की संरचना को सही से माप रहे हैं। लियो ने सांस छोड़ते हुए, खुद को स्थिर रखने के लिए मजबूर करते हुए, ये प्रक्रिया जारी रखते हुए उसे निर्देश दिया। कुछ ही क्षण बाद कक्ष के आंतरिक डिस्प्ले ने डेटा को तेजी से संसाधित करना शुरू कर दिया। शक्ति क्षमता 3210 kgf। मांसपेशी घनत्व उच्च। फाइबर प्रकार अनुपात 23% धीमी चिकोटी 77% तेज चिकोटी। सहायक ने स्वीकृति में गुनगुनाया। केवल औसत से अधिक कच्ची ताकत, लेकिन वह अपने डेटा स्लेट को थपथपाते हुए बोली। तब ओह ओह, धिक्कार है। लियो ने भौहें चढ़ाई। क्या? सहायक ने धीमी सी सीटी बजाई। आपकी मांसपेशियों की संरचना अजीब है। ज्यादातर लोगों में धीमी और तेज मांसपेशियों वाले तंतुओं का संतुलित मिश्रण होता है, लेकिन 77% तेज मांसपेशियों वाले तंतु, ये तो बेतुका है। लियो ने जानकारी संसाधित की। तीव्र स्फूर्ति वाले तंतु शुद्ध सहन शक्ति या सतत शक्ति के बजाय गति और विस्फोटक शक्ति के लिए जिम्मेदार थे। अर्थ, वह लंबे समय तक क्रूर बल से लड़ने के लिए नहीं बना था। वह तात्कालिक विनाश के लिए बनाया गया था। सुइयां अचानक पीछे हट गईं और कक्ष की दीवारों में गायब हो गईं। तब शक्ति मूल्यांकन पूर्ण। विस्फोटक शक्ति परीक्षण की ओर अग्रसर। लियो को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। बीजिट, बिजली का एक झटका पूरे कक्ष में फैल गया, जो उसके तंत्रिका तंत्र में हिंसक धड़कन की तरह फैल गया। लियो का पूरा शरीर एक क्षण के लिए ऐंठ गया, लेकिन फिर इससे पहले कि वह झटके को महसूस कर पाता, उसकी मांसपेशियां सहज रूप से सिकुड़ गईं और मुक्त हो गईं। उसकी पीठ झुक गई, उसकी बाहें फड़क उठी, उसके शरीर की हर मांसपेशी एक साथ सक्रिय हो गई। यह परीक्षण केवल शक्ति मापने के लिए नहीं था, यह उनकी मांसपेशियों की प्रतिक्रिया समय का परीक्षण था, और यह कि उनका शरीर कितनी तेजी से अपनी चरम शक्ति को प्रकट कर सकता है। चैम्बर के डिस्प्ले फिर से चमक उठे। विस्फोटक बल उत्पादन 9870 kgf। मौन। फिर कक्ष के बाहर से, हे भगवान, सहायक रीडिंग को घूर रही थी, उसकी उंगलियां डेटा स्लेट पर कस रही थी। ये बेतुका है। लियो ने तेजी से सांस छोड़ी, उसे महसूस हुआ कि अवशिष्ट आवेश अभी भी उसकी नसों में झिलमिला रहा है। उनका शरीर धीमे, भारी बल के लिए नहीं बना था, इसे तत्काल विनाश के लिए बनाया गया था। हालांकि इससे जो परिणाम प्राप्त हो सकता था, वह इस हद तक बेतुका था कि लियो के परिणाम एक प्रथम वर्ष के औसत उत्तीर्ण छात्र के परिणामों के समान थे। प्रोफेसर मार्विन आपके साथ एक अच्छा दिन बिताने वाले हैं। मैं पहले से ही उनकी प्रसन्न प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकती हूँ जब वे आपके छात्र डेटा पैनल को देखेंगे। सहायक ने कहा, जैसे ही उसने अपने डेटा स्लेट पर कुछ बटन क्लिक किए, जिससे एक ऑक्सीजन मास्क जैसी चीज कक्ष के ऊपर से नीचे गिर गई। इसे पहन लो, इसे अपनी नाक और मुंह पर खींचो, और पट्टा बांध लो, उसने निर्देश दिया, और लियो ने उसका अनुसरण किया। तीसरा परीक्षण आपके फेफड़ों और रक्त की कार्यप्रणाली के लिए होगा, जैसे कि आपके फेफड़ों की क्षमता और आपका रक्त कितनी तेजी से आपके अंगों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड के जमाव के दौरान आपकी मांसपेशियां कैसी प्रदर्शन करती हैं। सहायक ने कहा। उसके आदेश पर तीसरा परीक्षण शुरू हुआ। तीसरा परीक्षण शुरू हो रहा है। कक्ष के भीतर से यांत्रिक आवाज गूंजी और तुरंत ही शुद्ध ऑक्सीजन का एक विस्फोट लियो की नाक से टकराया। मास्क के माध्यम से बहती हवा ठंडी, लगभग अस्वाभाविक रूप से ताजगी देने वाली थी, क्योंकि उसके फेफड़े सहज रूप से उसे अंदर लेने के लिए फैल गए थे। ऐसा लगा, साफ, बहुत साफ, मानो हर सांस उसकी सारी थकान मिटा रही हो, उसके खून में सिर्फ शुद्ध, बेदाग ऊर्जा भर रही हो। कुछ सेकंड तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तब एचएसएसएसएसएस ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई, तथा उसकी जगह वायु संरचना में अचानक परिवर्तन आ गया। लियो की छाती में थोड़ी जकड़न महसूस हुई जब उसने महसूस किया कि सांस लेने योग्य ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है, तथा उसकी जगह पतली, कम सांद्रित हवा आ रही है। अब आपका शरीर कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों में, ऊंचाई वाले वातावरण के अनुरूप, संपर्क में आ रहा है।
इससे आपके फेफड़ों की क्षमता, ऑक्सीजन अवशोषण दर और तनाव के दौरान समग्र सहनशक्ति का आकलन होगा। सहायक ने कहा, जैसे ही लियो अचानक बदलाव के साथ तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे सांस ले रहा था। उन्होंने गहरी, नियंत्रित सांसें लीं, प्रत्येक श्वास के साथ अधिकतम सांस लेना, अनावश्यक परिश्रम को न्यूनतम करना, और फिर कक्ष के अंदर होलोग्राफिक डिस्प्ले पर डेटा की एक और धारा चमक उठी। विश्राम, ऑक्सीजन संतृप्ति 99%, हृदय गति 52 बीपीएम, फेफड़ों की क्षमता 8.1 लीटर, ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता मानक से 34% अधिक। बाहर से सहायक की ओर से धीमी सीटी की आवाज आई। वाह, आपके फेफड़ों की क्षमता तो पहले साल के ज्यादातर रंगरूटों से भी ज्यादा है। और आपकी ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता भी, ये भी काबिले तारीफ है। लियो चुप रहा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। यद्यपि हवा और भी पतली हो रही थी, फिर भी उसे चक्कर नहीं आ रहा था, न ही उसके शरीर में परेशानी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे थे। फिर, बिना किसी चेतावनी के, बीजझट एक कम वोल्टेज का झटका उसके शरीर में लगा, जो इतना शक्तिशाली नहीं था कि दर्द पैदा कर सके, लेकिन इतना था कि उसकी मांसपेशियां प्रतिक्रिया करने लगी। इसी समय कक्ष की हवा और भी अधिक पतली हो गई। लियो की नब्ज तेज हो गई, उसकी छाती में जकड़न होने लगी और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। ठीक है, अब हम जांच रहे हैं कि तनाव में आपका खून ऑक्सीजन को कितनी अच्छी तरह से ले जाता है। सहायक की आवाज में जिज्ञासा का भाव था। आपकी मांसपेशियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार कम होती जा रही है। देखते हैं कि आपका खून हवा के लिए चीखने चिल्लाने से पहले आप कितनी देर तक टिक पाते हैं। लियो ने अपनी सांस को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी। डेटा का प्रवाह जारी रहा। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति 94%, हृदय गति 91 बीपीएम, ऑक्सीजन की कमी के तहत ऊर्जा उत्पादन मानक से 42% अधिक। सहायक ने एक मनोरंजक हंसी निकाली। अच्छा, जरा देखिए, आपके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा है। लियो को यह बात बताने की जरूरत नहीं थी, वह इसे महसूस कर सकता था। इन हालातों में ज्यादातर लोगों को चक्कर आने या सुस्ती महसूस होने लगती। उनकी मांसपेशियां चीखने लगती, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, और उनकी सहज प्रवृत्ति घबरा जाती। लेकिन लियो को अच्छा लगा। उसका शरीर परेशानी से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह अनुकूलन कर रहा था। समायोजन, फलता फूलता, वह सहन कर सकता था। लेकिन फिर एक और बदलाव हुआ। ऑक्सीजन का स्तर और भी गिर गया। लियो ने अपनी नाक से सांस छोड़ी, खुद को जमीन पर रखा और परीक्षण के अंतिम चरण तक पहुंचने पर भी खुद को कोई प्रतिक्रिया न करने के लिए मजबूर किया। लगभग 3 मिनट तक वह वहीं स्थिर और शांत बैठे रहे। फेफड़े समायोजित हो रहे थे, रक्त संचार हो रहा था, मांसपेशियां तैयार थीं। उसके बाद उनकी दृष्टि जाने लगी, और परीक्षण समाप्त होते ही उनका शरीर जवाब दे गया। तब एचएसएसएसएसएस ऑक्सीजन वापस बढ़ गई। लियो ने गहरी सांस ली, हवा के प्रवाह ने उसे तुरंत तरोताजा कर दिया, जैसा कि कक्ष की यांत्रिक आवाज ने पुष्टि की। हृदय और फुफ्फुसीय परीक्षण पूर्ण। एक क्षण के लिए लियो स्थिर रहा, भारी सांस लेता रहा जब तक कि उसका शरीर ठीक नहीं हो गया, जबकि सहायक उसका डेटा पढ़ते हुए स्तब्ध रह गया। हृदय और फुफ्फुसीय मूल्यांकन, फेफड़ों की क्षमता उत्कृष्ट। कैडेट असाधारण रूप से उच्च ऑक्सीजन सेवन और कुशल उपयोग का प्रदर्शन करता है। न्यूनतम थकान के साथ लंबे समय तक परिश्रम करने में सक्षम। रक्त ऑक्सीजनीकरण दक्षता असाधारण। मांसपेशियों और अंगों में तेजी से ऑक्सीजन वितरण, जिससे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और निरंतर शीर्ष प्रदर्शन संभव होता है। लैक्टिक एसिड सहनशीलता उच्च। लैक्टिक एसिड के जमाव के दौरान कैडेट की मांसपेशियों की सहनशक्ति स्थिर रहती है, जिससे सामान्य रंगरूटों की तुलना में थकान में काफी देरी होती है। समग्र हृदय संबंधी रेटिंग उत्कृष्ट। कैडेट में उत्कृष्ट सहनशक्ति क्षमता है, और शारीरिक संकेतक उच्च तीव्रता वाली परिस्थितियों में उत्कृष्ट सहनशक्ति का संकेत देते हैं। मशीन ने लियो को उत्कृष्ट मूल्यांकन दिया था, तथा कुछ शारीरिक परीक्षणों में उसे अपने साथियों के बीच शीर्ष प्रतिशत में रखा था। लियो बायोचैम्बर से बाहर निकला, वह अभी भी पिछले परीक्षणों की अनुभूति से सामंजस्य बिठा रहा था। तभी सहायक ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। चलो स्काई शॉट, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। अगला परीक्षण थोड़ा अलग है। बल प्रयोग कम, सटीकता ज्यादा। लियो उसके बगल में कदम मिलाकर चलने लगा, उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि से तरोताजा, लेकिन विस्फोटक शक्ति परीक्षण के अवशिष्ट आवेश से अभी भी झुंझुनी हो रही थी। जैसे ही वे साफ सुथरे गलियारों से गुजरे, उसने हल्की जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी मांसपेशियों की बनावट तो पहले से ही अजीब थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा रिफ्लेक्स टेस्ट और भी दिलचस्प होने वाला है। लियो ने भौहें उठाई। और ऐसा क्यों? वह मुस्कुराए। मान लीजिए कि ज्यादा तेज तर्रार फाइबर वाले लोग या तो इस टेस्ट में बिल्कुल ही सनकी होते हैं, या फिर दबाव में पूरी तरह से घुट जाते हैं। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह उत्सुक था। आखिरकार वे एक सीलबंद कमरे में पहुंचे, जिसकी दीवारें पारदर्शी थीं। अंदर कमरा बीच में एक उठे हुए गोलाकार चबूतरे के अलावा खाली था।
ऊपर छत पर हजारों बारीक नोजलों का एक जटिल जाल लगा हुआ था, जो शल्य चिकित्सा उपकरणों की एक श्रृंखला की तरह था। ठीक है, सहायक ने चैम्बर के पास एक होलोग्राफिक इंटरफेस लाते हुए कहा। यह रिफ्लेक्स टेस्टिंग चैम्बर है और आपका काम आसान है। उसने छत की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में उच्च घनत्व वाली मन युक्त वर्षा की बूंदें गिरने लगेंगी। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही काट देना है। लियो ने ऊपर लगे नोजल की ओर देखते हुए हल्की सी भौहें चढ़ाई। बारिश की बूंदें। सहायक मुस्कुराया। सामान्य नहीं, ये मन घने गोले हैं, पानी से भारी और इतने तेज कि प्रक्षेप्य की नकल कर सके। ये परीक्षण आपकी सजगता, प्रतिक्रिया की गति और मिलीसेकंड तक की सटीकता का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसने इंटरफेस पर अपनी उंगलियां फिराईं। ये प्रणाली आपकी बांह की पहुंच और हथियार के चयन के अनुसार वर्षा की बूंदों के पैटर्न को अनुकूलित करेगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि सभी को समान स्तर की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक साइड पैनल खुला, जिसमें हथियारों का ढेर दिखाई दिया। एक चुनो। लियो ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने खंजर उठाया, एक ऐसा हथियार जो उसे जाना पहचाना, स्वाभाविक लगा, मानो उसकी बांह का ही एक हिस्सा हो। सहायक ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा चुनाव, तेज, हल्का और नजदीकी हमलों के लिए एकदम सही। लियो ने खंजर को पकड़ते हुए गोलाकार मंच में प्रवेश किया, जबकि कक्ष उसके पीछे बंद हो गया। ऊपर एक यांत्रिक आवाज गूंजी। रिफ्लेक्स टेस्ट आरंभ करना। ऊपर स्थित नोजल्स लियो की ऊंचाई, पहुंच और रुख के आधार पर पुनः संरेखित हो गए। तब हिस, एक बूंद बनी और गिर गई। तारांकन टुपक। लियो ने छत से बारिश की बूंद गिरते हुए देखी और एक क्षण के लिए वह घबरा गया, ये सोचकर कि क्या वह इसे देख नहीं पाएगा। हालांकि बूंदों के उतरने की गति अपेक्षाकृत धीमी थी और अंत में वह उसे जमीन पर गिरने से पहले ही साफ करने में सफल रहे। तारांकन टुपक। तारांकन टुपक। जैसे ही उसने पहली बूंद को काटा, उसके चारों ओर छत से दो और बूंदें गिरी, और उनके प्रक्षेप पथ का आकलन करने के बाद लियो ने पाया कि वह उन दोनों को एक ही चाप में काटने में सक्षम है, और उसने ऐसा किया भी। प्रारंभिक बूंदें एक स्थिर लय में गिरी, प्रत्येक बूंद एक पूर्वानुमानित गति से नीचे गिर रही थी। लियो को उन्हें काटने के लिए मुश्किल से ही हिलना पड़ा, उसकी कलाई सहजता से हिल रही थी, जबकि उसका खंजर हवा में चिकनी चाप बना रहा था। तारांकन टुपक। तारांकन टुपक। तारांकन टुपक। मन घने गोले के धुंध में फूटने की ध्वनि कक्ष में धीरे धीरे गूंज रही थी। बाहर सहायक ने हल्की दिलचस्पी से देखा, उसकी उंगलियां डेटा स्लेट पर बेतरतीब ढंग से टैप कर रही थी। वह शुरुआती दौर को अच्छी तरह से संभाल रहा है, उसने बुदबुदाया। लेकिन देखते हैं कि जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो वह कैसा प्रदर्शन करेगा। कक्ष के अंदर लियो अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए था, और जैसे ही यांत्रिक आवाज ने घोषणा की, वह अपना रुख समायोजित कर रहा था। चरण 2, गति और मात्रा में वृद्धि। और फिर अचानक छत से हर सेकंड नीचे आने वाली बूंदें दोगुनी हो गईं, और फिर तिगुनी हो गईं। लियो की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, क्योंकि कई कोनों से बूंदों की बौछार हो रही थी, तथा उनका पैटर्न अप्रत्याशित रूप से बदल रहा था। क्या बकवास है, ये तो बहुत ज्यादा है, उसने सोचा। उसकी नजरें सभी दिशाओं में घूम रही थीं और सभी बूंदों को काटने के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसकी चालें तीव्र हो गईं, सहज प्रवृत्ति के अनुसार उसका खंजर उसकी इच्छाशक्ति के विस्तार की तरह हवा में घूमता रहा। चुनौती साफ थी, बारिश की बूंदें अब एक समान अंतराल पर नहीं गिर रही थीं। कुछ बूंदें तेजी से गिर रही थीं, कुछ धीमी, और उनकी दिशाएं अव्यवस्थित, भ्रामक चापों में एक दूसरे को काट रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं, उसकी नाड़ी उसकी त्वचा पर तेजी से धड़क रही है, लेकिन वह अभी भी नियंत्रण में था। बाहर सहायक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया, क्योंकि लियो ने एक भी बूंद चूके बिना दूसरे चरण में बने रहने का प्रयास जारी रखा। अधिकांश प्रथम वर्ष के रंगरूट इस स्तर पर लड़खड़ा गए, कुछ बूंदें छूट गईं क्योंकि वे अनियमित आंदोलन को ट्रैक करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लियो, वह निर्बाध था। उसका प्रत्येक प्रहार जानबूझकर और सटीक था, मानो वह बूंदों को बनने से पहले ही देख सकता था। लेकिन जैसे ही ऐसा लगा कि वह दूसरे चरण को पूरा कर लेगा, सहायक ने अंतिम चरण के लिए दबाव डाला। चरण 3, अधिकतम गति। मशीन ने घोषणा की। जैसे ही कक्ष थोड़ा अंधेरा हो गया, ऊपर की नोजलें तीव्र कैस्केड मोड में स्थानांतरित हो गईं। यह निश्चित रूप से विफलता का चरण था, एक ऐसा चरण जहां बूंदें मुक्त रूप से नहीं गिरी, बल्कि अलग अलग वेग से तोपों की तरह बाहर निकल गईं। यह एक ऐसा चरण था जिसमें छात्रों से असफल होने की अपेक्षा की जाती थी, क्योंकि लक्ष्य ये देखना था कि वे कितनी बूंदें काट सकते हैं, न कि ये देखना कि वे आगे भी टिके रह सकते हैं या नहीं। हालांकि इस वास्तविकता से अनजान लियो ने अपनी पूरी क्षमता से संघर्ष जारी रखा। उसने एक भी बूंद को फर्श पर गिरने नहीं दिया, मानो उसका जीवन ही उस पर निर्भर हो। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कर सकता, इस गति से मैं नहीं कर सकता, लियो ने सोचा। ठीक उसी समय जब उसे लगा कि उसका शरीर बूंदों के गिरने की जानकारी से अभिभूत हो रहा है, और उसकी शारीरिक गतिविधियां उसके साथ नहीं चल पा रही हैं, उसकी दृष्टि बदल गई, और अचानक सब कुछ धीमा हो गया। यह अनुभूति अचानक हुई, लेकिन अपरिचित नहीं थी।
उसके चारों ओर की दुनिया विकृत हो गई, समय भी खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह प्रत्येक वर्षा की बूंद को पूर्ण स्पष्टता से गिरते हुए देख रहा था। अचानक वह उन्हें देख सका। सभी को, उनके गिरने के रास्ते, उनका घूमना, वह सटीक क्षण जब वे जमीन को छूते थे, मानो वास्तविकता उसके सामने प्रकट हो गई हो। उसके शरीर ने भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया दी। उसकी पकड़ समायोजित हो गई। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसका हाथ हिल गया। और बाहर से, यह ऐसा था जैसे किसी भूत को चांदी की धारियों के तूफान में चलते हुए देखना। लियो का ब्लेड नाच रहा था। उनकी गतिविधियां तेज नहीं थीं, कठोर नहीं थीं, वे तरल थीं। सहज। कक्ष की पारदर्शी दीवारों के पार देख रहे सहायक को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह वार कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बूंदें उसकी पहुंच तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाएंगी। सटीकता का एक असंभव धुंधलापन, प्रत्येक गति शून्य ऊर्जा को बर्बाद करती है। ब्लेड एक निर्बाध, निरंतर लूप में एक वार से दूसरे वार तक प्रवाहित होता है। क्या? सहायक ने कहा, जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह रोके हुए थी, क्योंकि उसकी स्लेट पर डेटा पिछले रिकॉर्ड से आगे निकल गया। प्रतिक्रिया समय काउंटर लाल चमक रहा था, सामान्य माप दर्ज करने में असमर्थ था। लियो का पूरा अस्तित्व एकदम सही तालमेल में काम कर रहा था। उसकी आंखें, उसकी मांसपेशियां, उसकी सांसें, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जानता था कि उसे क्या करना है, इससे पहले कि उसका दिमाग उसे समझ पाता। तब, बीप, चैम्बर की बिजली अचानक बंद हो गई। लियो ने पलकें झपकाईं। जैसे ही वास्तविकता सामान्य गति पर लौटी, उसके चारों ओर की दुनिया एक क्षण के लिए बहुत धीमी लग रही थी, फिर स्थिर हो गई। यांत्रिक आवाज ने पुष्टि की। रिफ्लेक्स टेस्ट पूर्ण। लियो ने सांस छोड़ते हुए अपना खंजर नीचे कर लिया, जैसे ही कमरे का दरवाजा फुफकार के साथ खुला। कुछ ही सेकंड में उसे बेहद कमजोरी महसूस हुई, मानो उसकी सारी ताकत अचानक चली गई हो, और वह खांसने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। ठीक उसी तरह जैसे पहली बार जब उसने इस अज्ञात क्षमता का प्रयोग किया था। दूसरी बार जब उसने इसे सक्रिय किया तो वह बिखर गया, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए भी इस क्षमता को सक्रिय करने से उसकी काफी शक्ति खत्म हो गई। बाहर खड़े होकर सहायक पूरी तरह अविश्वास से परिणामों को देखता रहा। अपने पूरे करियर में उन्होंने इससे पहले लियो जैसा छात्र कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके परिणाम असाधारण से भी बढ़कर थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। प्रतिवर्त परीक्षण के परिणाम। प्रतिक्रिया समय 0.007 सेकंड, अधिकतम सीमा से ऊपर। सटीकता 100%। गति सूचकांक मानक रीडिंग से परे। समग्र रिफ्लेक्स रैंकिंग रोडोवा अकादमी प्रथम वर्ष के इतिहास में #1।